स्वागत है हिंदी नॉवेल मास्टर की उस छुपी हुई दुनिया में, जहां शब्द अंधेरों में चमकते हैं और कहानियां रात के सन्नाटे में सांस लेती है। यहां हर अध्याय एक दरार है, जिसके पार अनजाने सच, भूली हुई परछाइयां और ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें उजागर करना हर किसी के बस की बात नहीं। डिस्क्लेमर: इस चैनल की सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं कल्पना की गहराइयों में गरी गई है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं। यदि कोई समानता दिखे तो समझिए कहानी ने आपको अपने जादू में बांध लिया है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और रहस्यभरी साहित्यिक यात्रा के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। अध्याय 531। अरमान रायजादा ने नुस्खा पहले ही लिख लिया था, और रही बात जड़ी बूटियों की, तो वो उन्होंने ग्रीनहाउस के अपने पिछले निरीक्षण के दौरान ही जमा कर ली थीं। अब बस नागराज को एक बड़ी हांडी और एक छोटी मिट्टी की मटकी ढूंढनी थी, ताकि वो काढ़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकें। राजेश्वर सिंह चौहान ने उस पर्चे की तरफ देखा तक नहीं और उसे अपने पास खड़े बलवंत सिंह को थमाते हुए मुस्कुराए। जब मैंने हर्षवर्धन के इलाज के लिए तुम्हें चुना है, तो जाहिर है कि दवा के मामले में भी मैं तुम्हारी ही सुनूंगा। वैसे भी मुझे शक है कि हमें तुमसे ज़्यादा काबिल डॉक्टर कोई और मिल पाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं समझ गया। अरमान ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। लग रहा था कि सामने वाला उन पर सचमुच भरोसा करता है। एक डॉक्टर के तौर पर जब कोई मरीज आप पर बिना किसी शर्त के भरोसा करता है, खासकर तब जब वो मरीज कोई बेहद ताकतवर शख्सियत हो, तो वो एहसास शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता था मानो उनके हाथ में एक धागा है जिससे वो किसी और की जिंदगी को नियंत्रित कर रहे हैं। अरमान मुने और फार्म हाउस के अंदर चले गए। हालांकि इसे एक छोटा सा घर कहा जाता था, लेकिन दूसरों को यह नहीं पता था कि अरमान ने बहुत पहले ही नागराज को जमीन के नीचे एक गुप्त कक्ष बनाने का निर्देश दे दिया था। कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि शाही नाग देवता सामान्य समय में आसानी से बाहर नहीं आते थे, वे अक्सर उसी गुप्त कक्ष में आराम करते थे। चीफ, ये नुस्खा। अरमान के जाने के बाद बलवंत सिंह आगे बढ़े। उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं और आखिरकार उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे अरमान रायजादा की मेडिकल स्किल्स पर भरोसा नहीं है, लेकिन वो अभी भी थोड़े युवा हैं और जो नुस्खा उन्होंने लिखा है, हो सकता है उस पर पूरी तरह से विचार न किया गया हो। उन्होंने खुद कहा था कि मिस्टर हर्षवर्धन की बीमारी का इलाज सावधानी से किया जाना चाहिए। क्यों ना मैं ये नुस्खा एक बार वैद्य राजीव को दिखा दूं? बलवंत, तुम सालों से मेरे गार्ड रहे हो। मैं तुम्हारी सावधानी की कद्र करता हूं, लेकिन इस बार तुम कुछ ज्यादा ही सतर्क हो रहे हो। राजेश्वर सिंह चौहान ने हाथ हिलाते हुए इशारा किया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वे बलवंत की चिंताओं को समझते थे, जो इस डर के सिवा और कुछ नहीं थी कि कहीं अरमान की मेडिकल स्किल्स कम ना पड़ जाएं और हर्षवर्धन की हालत और बिगड़ न जाए। लेकिन राजेश्वर ऐसा नहीं सोचते थे। बरसों पहले उन्होंने हर्षवर्धन के इलाज के लिए वैद्य राजीव से संपर्क किया था, लेकिन वैद्य राजीव ने हाथ खड़े कर दिए थे। सीधे शब्दों में कहें तो वैद्य राजीव को भी खुद पर भरोसा नहीं था। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक 50 साल की उम्र में अपने अनुभव और ज्ञान के शिखर पर होता है। 50 के बाद उनका अनुभव भले ही और पक्का हो जाए, लेकिन उनमें वो जवानी वाला जोखिम उठाने का जज्बा नहीं रहता। अरमान ने ये नुस्खा लिखा है और इसे आजमाने की हिम्मत की है। अगर वैद्य राजीव होते तो शायद वे इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत भी न करते। चीफ, बलवंत परेशान हो उठे। ये हर्षवर्धन की जिंदगी का सवाल था, थोड़ी और सावधानी बरतने में क्या हर्ज था। राजेश्वर ने सिर हिलाया और आह भरी, वैद्य राजीव, अब वो बूढ़े हो चुके हैं। और फिर अरमान ने तो कैंसर तक को मात दी है। वो चमत्कार करने वाला इंसान है और मुझे यकीन है कि इस बार भी वो कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेगा। कैंसर का जिक्र आते ही बलवंत तुरंत खामोश हो गए। उस मेडिकल चमत्कार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश ये खबर सुनकर पहले ही अपनी सबसे उन्नत मेडिकल टीमों को पेशेवर चर्चा के लिए भारत भेजने की तैयारी कर रहे थे। ये पूरे भारत का गौरव था। और रही बात अरमान की, जिसने ये चमत्कार किया था, क्या उनके हुनर को अब भी किसी सबूत की जरूरत थी? तभी जनरल विनय गुप्ता तेजी से आगे बढ़े, राजेश्वर सिंह चौहान के पास आए और एक जोरदार सैल्यूट के साथ बोले, ओल्ड चीफ, दक्षिण पुणे मिलिट्री कमांड से विनय गुप्ता आपको रिपोर्ट कर रहा है। तुम अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त हो, फिर भी मुझसे मिलने इतनी दूर इस वीराने में चले आए। मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन अब जब तुमने सब देख लिया है तो तुम्हें काम पर वापस जाना चाहिए। कहीं तुम्हारे अधीनस्थ यह न कहने लगे कि तुम अपनी ड्यूटी से जी चुरा रहे हो। एक रिटायर हो चुके पुराने साथी के तौर पर यह मेरी साख के लिए अच्छा नहीं होगा। राजेश्वर का लहजा बहुत खुशगवार नहीं था। असल में राजेश्वर मन ही मन काफ़ी खुश थे कि विनय गुप्ता उनसे मिलने आए।
वे रिटायर हो चुके थे और उनके पुराने अधीनस्थ अब भी उन्हें याद करते थे, जो ये दिखाता था कि उन्होंने जिन सैनिकों को प्रशिक्षित किया था वे वफादार और नेक थे। ओल्ड चीफ, आप जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल अनुचित है। मैं, विनय गुप्ता, आपका पुराना अधीनस्थ हूँ। आप रिटायर होकर अपने गृहनगर पुणे शहर लौट आए। अगर मुझे खबर न होती तो बात और थी, लेकिन मुझे खबर है, और अगर मैं हालचाल न पूछता तो नीचे वाले युवा बदमाश मुझे, विनय गुप्ता को किस नज़र से देखते। विनय गुप्ता ने तुरंत जवाब दिया। वे राजेश्वर के सामने झुके और चिंता से पूछा, ओल्ड चीफ, आपकी सेहत कैसी है? अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ है तो अब जब आप वापस आ गए हैं तो डॉक्टर अरमान से अपनी सेहत ठीक करवा लीजिए। वो मेरे अधीनस्थों में से एक माने जाते हैं। अगर मैं आदेश दूं तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास तो वाकई बहुत आधिकारिक सत्ता है। राजेश्वर ने नाक सिकोड़ी। इससे पहले उन्होंने अरमान के सामने अपनी अफसरी झाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस आदमी ने उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। अब विनय गुप्ता एक दुखती रग पर हाथ रख रहे थे। अगर वो अरमान को आदेश दे सकते थे तो क्या इससे उनकी बेइज्जती नहीं होगी? ये लहजा सुनकर विनय गुप्ता मन ही मन सोचने लगे, राजेश्वर बाबा नाराज क्यों हैं? कितनी अजीब बात है। चाहे उन्होंने कितना भी दिमाग लगाया हो, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। छोड़ो, वे अब ऐसी तुच्छ बातों पर और चर्चा नहीं करेंगे, वरना वे कुछ और ऐसा कह सकते थे जिससे राजेश्वर नाखुश हो जाएं। विनय गुप्ता सीधे मुद्दे पर आए, राजेश्वर बाबा, बात ऐसी है। फिलहाल जनरल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के पास मिलिट्री वाहनों के लाइसेंस का एक बैच है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा दक्षिण पुणे मिलिट्री कमांड अंतर्देशीय है और दक्षिणी पुणे पहाड़ी इलाका है जहां परिवहन असुविधाजनक है। तो मैं सोच रहा था कि क्या हम और कोटे के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजेश्वर ने तुरंत विनय गुप्ता को घूरा और गुस्से में कहा, तुम सचमुच पीछे जा रहे हो? क्या तुम्हें इतनी छोटी सी बात में मेरे हस्तक्षेप की जरूरत है? बस ट्रकों को वापस ले आओ, लोगों से उन्हें चलवाओ और नंबर प्लेट का मसला तो तुम्हारे लिए जरूर हल हो जाएगा, है ना? हैं, पहले काम बाद में रिपोर्ट, ये तो समझ में आता है। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? कोई ताज्जुब नहीं कि लोग कहते हैं राजेश्वर बाबा बहुत होशियार हैं। विनय गुप्ता की आंखें चमक उठीं और उन्होंने बहुत हैरान होने का नाटक किया। सच तो ये था कि उन्होंने यह विचार पहले ही सोच लिया था, लेकिन चूंकि राजेश्वर ने मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने इतना खुलकर करने की हिम्मत नहीं की थी। जब विनय गुप्ता और राजेश्वर बात कर रहे थे, अरमान पहले ही तहखाने में दवा तैयार कर चुके थे। यह उन्माद विकार असल में इलाज के लिए आसान था। अरमान जो चाहते थे वो ये था कि पहले हर्षवर्धन के लिवर की बीमारी को ठीक किया जाए। उनके हाथ में यकृत पोषक प्राण शक्ति गोली थी, जो लिवर के मरीजों के लिए बहुत प्रभावी थी। उन्हें बस यह नहीं पता था कि हर्षवर्धन उस गोली का कितना हिस्सा सोख पाएंगे। हालांकि भले ही असर उतना अच्छा न हो जितना फरहान वाडिया पर इस्तेमाल करने पर हुआ था, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधे घंटे बाद अरमान ने यकृत पोषक प्राण शक्ति गोली तैयार कर ली थी और वे एक कटोरा गाढ़ी काली दवा भी ऊपर ले आए। इतनी जल्दी अरमान को प्रकट होते देख राजेश्वर खड़े हो गए, बहुत हैरान थे। ये गति बहुत तेज थी। आमतौर पर आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने में 3 से 4 घंटे लगते थे। एक बड़े कटोरे से एक छोटे कटोरे में काढ़ा बनाना, 3 कटोरे पानी को 1 कटोरे पानी में बदलना, धीमी आंच पर पकाना, छोटी आग पर कड़वा उबाल, तरह तरह के तरीके, गिनने के लिए बहुत सारे। इनके बिना जड़ी बूटियों से औषधीय गुण नहीं निकाले जा सकते थे। हालांकि अरमान असाधारण थे, इसलिए राजेश्वर ने बुरा नहीं माना। डॉक्टर अरमान, क्या यह मेरे पिता के इलाज की दवा है? इसकी बदबू तो वाकई कड़वी है। मैं वो गंध दूर से ही सूंघ सकता था। कर्नल विक्रम राठौड़ तेजी से आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने उस आयुर्वेदिक दवा की अनोखी गंध सूंघी, उनकी भौहें तन गईं। हालांकि अच्छी दवा स्वाद में कड़वी होती है लेकिन बीमारी के लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन ये दवा तो हद से ज़्यादा कड़वी थी। सिर्फ इसे सूंघना ही कुछ हद तक असहनीय था, इसे पीना तो दूर की बात थी। अध्याय 532। हर्षवर्धन को इस समय सहारा देकर लाया जा रहा था और जब उन्होंने उस काली कलूटी दवा को देखा तो उन्हें लगभग उल्टी आने को हो गई। उन्हें घबराहट महसूस हुई, यह अनुमान लगाते हुए कि अगर उन्होंने ये चीज़ पी तो भले ही वे मरे नहीं, लेकिन घिन से ज़रूर मर जाएंगे। अपने पिता को पहले ये गोली खिलाएं, मैं इसके असर का निरीक्षण करूंगा, अरमान ने कर्नल विक्रम राठौड़ को यकृत पोषक प्राण शक्ति गोली देते हुए कहा। ये सुनकर हर्षवर्धन ने तुरंत राहत की सांस ली। शुक्र है, ये सिर्फ एक छोटी सी गोली थी, वो भयानक दवा नहीं। वरना अगर इसने उन्हें ठीक नहीं किया और उन्हें फिर भी वो कड़वी दवा पीनी पड़ी तो ये सचमुच उनकी मौत होती। हालांकि हर्षवर्धन को अभी अभी अरमान से डांट पड़ी थी, इसलिए उन्होंने अरमान से सीधे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। वे बस चुपचाप गोली ले सकते थे और फिर अपने मन में प्रार्थना कर सकते थे। लगभग 10 मिनट बाद अरमान ने हर्षवर्धन की नाड़ी जांची और उनकी भौहें तन गईं। राजेश्वर का दिल तब बैठ गया जब उन्होंने अरमान के माथे पर चिंता की लकीरें देखीं।
उन्होंने कहा, डॉक्टर अरमान, दवा लेने के बाद हर्षवर्धन में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। क्या दवा बहुत प्रभावी नहीं है? अरमान ने सिर हिलाया और कहा, ये दवा मैं पहली बार इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी लिवर कैंसर के अंतिम चरण के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया है और असर बहुत अच्छा था। जहाँ तक सवाल है कि मिस्टर हर्षवर्धन पर असर क्यों नहीं हो रहा, मुझे शक है कि शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल की हैं और उनके शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली खराब हो गई है। इसलिए दवा का असर थोड़ा धीमा होगा। वैसे भी मैंने उन्हें सिर्फ एक गोली से ठीक करने की योजना नहीं बनाई थी। ओह, ये बात तो समझ में आती है। हर्षवर्धन की समस्या बहुत लंबे समय से खींची चली आ रही है। जैसा कि कहावत है, बीमारी पहाड़ की तरह आती है और रेशम के धागे की तरह निकलती है, धीमा इलाज गलत नहीं है। राजेश्वर ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वे समझ गए हैं, और फिर जोड़ा, मुझे आश्चर्य है कि हर्षवर्धन की हालत सुधरने में कितना समय लगेगा। अरमान ने एक पल के लिए सोचा और कहा, उनके लिवर में बहुत सारे विषाक्त पदार्थ हैं और एक गोली का कोई असर नहीं हुआ। मेरा अनुमान है कि इसमें थोड़ा और समय लगेगा। थोड़ा और समय। धड़ाम से राजेश्वर की भौहें तन गईं। हालांकि वे दूसरी पंक्ति में रिटायर हो चुके थे, लेकिन वे राजधानी से बहुत लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते थे। वरना अगर वे कई चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से सूचित नहीं रहे तो ये घातक हो सकता था। राजेश्वर ने अपनी बेचैनी को दबाया और कहा, तो फिर कितना समय लगेगा? हम पुणे शहर में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ 3 महीने रह सकते हैं। 3 महीने की समय सीमा है। 3 महीने से आपका क्या मतलब है? अरमान ने जिज्ञासा से पूछा। अरमान की बातें सुनकर राजेश्वर अधीर हो गए और बोले, क्या 3 महीने का समय काफ़ी नहीं है? तो फिर हर्षवर्धन को अकेले पुणे शहर में रहना पड़ेगा। लगता है हमें नस को भी पुणे शहर बुलाना पड़ेगा। ये थोड़ा परेशानी भरा है। हैं, आपका मतलब 3 महीने मेरे इलाज के समय के लिए है? अरमान दंग रह गए, फिर प्रतिक्रिया दी। लेकिन अगले ही पल वे बेबाकी से कहे बिना नहीं रह सके, इस तरह की समस्या के लिए आपको लगता है कि मुझे इलाज करने में 3 महीने लगेंगे? राजेश्वर भी भ्रमित हो गए और पलटकर पूछा, क्या तुमने अभी नहीं कहा कि इलाज में थोड़ा और समय लगेगा? हाँ, थोड़ा और समय लगेगा। मैंने शुरू में सोचा था कि हर्षवर्धन की समस्या का इलाज करने में आधा घंटा लगेगा। अब ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 या 3 घंटे लगेंगे, अरमान ने सच सच कहा। पहले उन्होंने सोचा था कि हर्षवर्धन की हालत को देखते हुए यकृत पोषक प्राण शक्ति गोली लेने से कुछ सुधार होगा। फिर स्पिरिट अवेकनिंग एलिक्सिर लेने के बाद वे लगभग ठीक हो जाते। अंत में उन्हें डिटॉक्स करने के लिए चांदी की सुइयों का उपयोग करने से वे संभवतः 70 से 80% बेहतर हो जाते। उम्मीद के विपरीत उनमें बहुत सारे टॉक्सिन्स थे और एक यकृत पोषक प्राण शक्ति गोली बहुत प्रभावी नहीं थी। 2 या 3 घंटे? क्या तुम कह रहे हो कि 2 या 3 घंटे में तुम हर्षवर्धन की 50 साल पुरानी समस्या को ठीक कर सकते हो? राजेश्वर उत्साह में खड़े हो गए, उनकी छड़ी पकड़े हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। दादाजी, क्या हुआ? कर्नल विक्रम राठौड़ ये देखकर जल्दी से राजेश्वर को सहारा देने के लिए दौड़े, इस डर से कि कहीं वे गिर न जाएं। राजेश्वर ने हाथ हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। असल में इस पल उनकी सचमुच इच्छा हुई कि वे दौड़कर जाएं और अरमान को पीट दें और फिर उससे पूछें, तुम अब तक कहाँ थे? अगर तुम 50 साल पहले मिल गए होते तो मेरा बेटा हर्षवर्धन शायद एक और नायक होता जो मेरे चौहान परिवार के लिए गौरव लाता। वो मिलिट्री कंपाउंड का हंसी का पात्र कैसे बन सकता था जैसा कि वो अब है? इस समय अरमान ने कहा, राजेश्वर बाबा, आपको ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन का उन्माद एक पुरानी समस्या है जिसका मैं इलाज कर सकता हूँ। हालांकि इसे एक बार में पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। बाद की प्रक्रिया में मैं उन्हें एक मंत्र सिखाऊंगा। जब तक वे लगन से अभ्यास करेंगे तब तक उनके लिवर की बीमारी और उन्माद विकार दोनों ठीक होने योग्य होने चाहिए। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राजेश्वर की अभिव्यक्ति थोड़ी सुन्न थी। शायद इतनी बड़ी खुशी और गम के बाद उनकी भावनाएं बहुत तीव्र थीं और बूढ़ा आदमी इसे सहन नहीं कर पा रहा था। अरमान ने सिर हिलाया और कहा, तो मैं जाता हूं और दवा की कुछ और खुराकें तैयार करता हूं। बोलने के बाद अरमान वापस छोटे फार्म हाउस में चले गए। अरमान के जाने के बाद जनरल जोरावर चौहान अचानक बाहर से अंदर चले आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका आभामंडल किसी दूसरी दुनिया का लग रहा था। बुजुर्ग के बाल और दाढ़ी सफ़ेद थी, लेकिन उनकी त्वचा एक बच्चे की तरह चिकनी थी। सचमुच किंवदंतियों वाले सफ़ेद बालों और युवा चेहरे वाले इंसान जो बिल्कुल एक अमर गुरु की तरह दिख रहे थे। जनरल जोरावर जल्दी से कुछ कदम चलकर राजेश्वर के पास आए। पिताजी, बड़े भैया की किस्मत सचमुच अच्छी है। मुझे अभी अभी एक शक्तिशाली आभा का एहसास हुआ और मैं देखने बाहर गया और मेरी मुलाकात सचमुच पर्वत पैविलियन के स्वामी स्वर्णहंस से हो गई। पर्वत पैविलियन भारत के बाहर समुद्र पार एक सुपर संप्रदाय है।
समुद्र पार दो प्रमुख संप्रदाय हैं, पहला पर्वत पैविलियन और दूसरा दक्षिण सागर संप्रदाय। इन दोनों संप्रदायों की तुलना महाबलेश्वर यिन यांग विद्यालय से की जा सकती है। इसके अलावा महासागर विशाल है और ये साधक अपने ठिकानों के मामले में रहस्यमय हैं, जो मुख्य भूमि भारत में शायद ही कभी दिखाई देते हैं। पर्वत पैविलियन, स्वामी स्वर्णहंस। राजेश्वर की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं जब उन्होंने उस तांत्रिक को बारीकी से देखा जो उनसे उम्र में बड़ा लग रहा था। हालांकि जनरल जोरावर उत्साह से बोले, स्वामी स्वर्णहंस विदेशों में प्रसिद्ध हैं, जिनका सुंदर नाम अमरसारस दिव्यसुई है और वे एक्यूपंक्चर में बहुत कुशल हैं। हालांकि उनका पता ठिकाना हमेशा से ही मायावी रहा है, इसलिए जब मैंने पहले बड़े भैया की बीमारी के इलाज के लिए उन्हें खोजा था तो मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया। इस बार हम भाग्यशाली भी हैं। स्वामी स्वर्णहंस दौरे के लिए भारत आए थे और संयोग से अपने लापता स्पिरिट बीस्ट आध्यात्मिक जानवर की खोज कर रहे थे। जनरल जोरावर का परिचय समाप्त होने के बाद स्वामी स्वर्णहंस ने शालीनता से सभी के सामने कदम बढ़ाया और झुककर कहा, स्वर्णहंस सभी का अभिवादन करता है। स्वामी स्वर्णहंस, आप बहुत विनम्र हैं। राजेश्वर और जनरल जोरावर दोनों ने अभिवादन का उत्तर दिया। स्वामी स्वर्णहंस ने एक फीकी मुस्कान दी और कहा, इस बार मुख्य भूमि भारत की मेरी यात्रा वास्तव में मजबूरी से बाहर है। मैं कमांडर महत से एक एहसान करने और स्वामी लोकेश जिनवरा को सूचित करने के लिए कहता हूँ। एक समुद्र नाग स्पिरिट बीस्ट जिसे मैंने 100 साल तक पाला था, 1 महीने पहले अचानक गायब हो गया। सौभाग्य से मैंने उसके इनकोर आंतरिक मणि के भीतर एक दिव्य ज्ञान की छाप छोड़ी थी। जब तक मेरे स्पिरिट बीस्ट के इनकोर का उपयोग किसी के द्वारा किया जाता है, यह मुझे एक संदेश प्रसारित कर सकता है। इस बिंदु पर स्वामी स्वर्णहंस ने अपने चेहरे पर गुस्से के साथ कहा, 1 महीने पहले उसका निशान पुणे शहर में स्थित था और फिर वह गायब हो गया। उस दुष्ट ने जरूर पुणे शहर में मेरे स्पिरिट बीस्ट के इनकोर का सेवन किया होगा। मेरा स्पिरिट बीस्ट, जिसे मैंने 100 साल तक पाला था, इतनी दुखद मौत मरा। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। अध्याय 533। ये सुनते ही जनरल जोरावर निरुत्तर हो गए। अगर आप कोई स्पिरिट बीस्ट पालना चाहते हैं तो आपको उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी। अगर आप नहीं रख सकते और वो मारा जाता है तो जाहिर है कि उसका इनकोर तो निकाल ही लिया जाएगा। ये तो ऐसा है जैसे कोई कुत्ता पालना जो बेहद मोटा ताज़ा हो, लेकिन उसे घर पर पट्टे में न रखकर सड़कों पर घूमने देना। अगर उसका सामना किसी ऐसे इंसान से हो जाए जिसे कुत्ते का मांस पसंद हो, तो क्या ये कुत्ता 3 दिन भी जिंदा रह पाएगा? हालांकि पर्वत पैविलियन और भारत रक्षक बल के अच्छे संबंध हैं और मेज़बान होने के नाते जनरल जोरावर को लगा कि चोर को पकड़ने में मदद करना उनका फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा, अगर स्वामी स्वर्णहंस को मेरे भारत रक्षक बल की मदद की ज़रूरत है तो कृपया आदेश देने में संकोच न करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयरन गार्ड जोरावर। स्वामी स्वर्णहंस ने ईमानदारी से धन्यवाद दिया। इसी पल स्वामी स्वर्णहंस ने एक नज़र साइड में डाली और तुरंत हर्षवर्धन को देखा। हर्षवर्धन बीमार लग रहे थे, उनकी आंखें बेजान थीं, साफ तौर पर एक बीमार इंसान। वे सुन्न और बेवकूफ़ से लग रहे थे, लेकिन वे जनरल जोरावर के बगल में खड़े थे और उनसे 7 या 8 10वीं शक्ल मिलती थी, तो शायद वे उनके भाई थे। जनरल जोरावर ने उनकी मदद करने की पेशकश की थी और स्वामी स्वर्णहंस बहुत आभारी थे। अब उनके भाई की बीमारी का सामना करते हुए अगर वे मदद करते तो क्या इससे जनरल जोरावर चोर को पकड़ने में उनकी मदद करने के लिए और भी अधिक समर्पित नहीं हो जाएंगे? स्वामी स्वर्णहंस इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे जाने दे सकते थे? ये सज्जन, इनका रंग रूप खराब है। इत्तेफाक से मेरी मेडिकल दाव में कुछ शोध है, क्यों न मैं एक कोशिश करूं? इतना कहकर स्वामी स्वर्णहंस ने जनरल जोरावर और अन्य लोगों के सहमत होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि सीधे चलकर गए और उनकी नाड़ी थाम ली। राजेश्वर और जनरल जोरावर दोनों खुशी से भर गए। स्वामी स्वर्णहंस की ख्याति सुप्रसिद्ध थी। 100 साल पहले ही उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी और बाद में ही लोगों को एहसास हुआ कि वे पर्वत पैविलियन के एक साधक थे। हालांकि पर्वत पैविलियन समुद्र के बीच अलग थलग था, पर्वत गुप्त क्षेत्र के भीतर स्थित था और बहुत कम लोग इसे ढूंढ पाते थे, इसलिए आम लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि स्वामी स्वर्णहंस चिकित्सा में कितने कुशल थे। और राजेश्वर और जनरल जोरावर, जो सत्ता के केंद्र में थे, स्वाभाविक रूप से समझते थे। स्वामी स्वर्णहंस 50 साल पहले महादक्ष स्तर के साधक रह चुके थे। चिकित्सा कौशल के मामले में वे पर्वत पैविलियन वंश के कई बुजुर्गों में शीर्ष 5 में शुमार हो सकते थे। वे सभी स्वामी स्वर्णहंस की ओर असीम उम्मीद से देख रहे थे। लेकिन नाड़ी जांचने के बाद स्वामी स्वर्णहंस के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें खींच गईं। गलत अनुमान, ये बीमारी तो इलाज के लिए इतनी मुश्किल निकली। छिद्र विफल हो रहे थे और सर्दी और गर्मी आपस में लड़ रही थी। दवा का उपयोग करना तो बिल्कुल नामुमकिन था। सर्दी को बाहर निकालने के लिए गर्म दवा का उपयोग करने से अनिवार्य रूप से हृदय की आग भड़क उठेगी, जो संभवतः मरीज को मौके पर ही एक सच्चा बेवकूफ़ बना देगी। आंतरिक बुरी आग को बाहर निकालने के लिए ठंडी दवा का उपयोग करने से शीत बुराई अंदर धंस जाएगी, जिसके लिए फिर मूल प्राण का सहारा लेना होगा।
इस तरह बार बार के चक्रों के बाद ये एक मूल प्राण के खत्म होने की स्थिति बन जाएगी। मूल प्राण जीवन का आधार है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये सचमुच चकरा देने वाला है। स्वामी स्वर्णहंस ने शुरू में सोचा था कि अगर वे आगे आएंगे तो चाहे सामने वाले की कोई भी बीमारी हो वे उसे ठीक कर पाएंगे। सांसारिक दुनिया में कैंसर को छोड़कर बाकी अधिकांश बीमारियां उनके लिए मुश्किल नहीं थीं। लेकिन किसने सोचा होगा कि जिस रैंडम मरीज को उन्होंने चुना उसे इतनी कठिन बीमारी होगी। अमर गुरु कैसा है? क्या मेरे बेटे की बीमारी ठीक हो सकती है? राजेश्वर ने कुछ उम्मीद के साथ पूछा। हालांकि अरमान ने इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन स्वामी स्वर्णहंस की प्रतिष्ठा सुप्रसिद्ध और पुरानी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें स्वामी स्वर्णहंस की मेडिकल स्किल्स से ज़्यादा उम्मीदें थीं। जनरल जोरावर भी इसी तरह स्वामी स्वर्णहंस में विश्वास करते थे और इस समय वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और बोले, पिताजी, शायद आपको पता न हो, लेकिन स्वामी स्वर्णहंस ने एक बार लीजिया गांव में प्लेग के 300 लोगों को सिर्फ एक जड़ी बूटी से ठीक किया था। 30 साल बीत चुके हैं और यह कहानी अभी भी पश्चिमी सिचुआन में व्यापक रूप से प्रचलित है। मेरे बड़े भाई की बीमारी स्वामी स्वर्णहंस के लिए बाएं हाथ का खेल है। स्वामी स्वर्णहंस की अभिव्यक्ति बहुत अजीब थी। यह एक छोटी बीमारी कैसे थी? ये बीमारी मुश्किल नहीं लग रही थी और अगर यह कोई साधक होता तो वे इसे आसानी से ठीक कर सकते थे। लेकिन यह मरीज एक साधारण इंसान था और वो भी बहुत कमज़ोर साधारण इंसान। अगर उन्होंने लापरवाही से दवा लिखी तो शक्ति बहुत तेज हो सकती है और सीधे मरीज को मार सकती है। सिरदर्द, सचमुच सिरदर्द। अब स्वामी स्वर्णहंस सचमुच धर्मसंकट में थे। ये नुस्खा लिखना मुश्किल था, लेकिन जनरल जोरावर की तारीफ के बाद अगर वे इसे नहीं लिखते तो उनकी नाक कट जाती। उनके लिए, सम्मानित स्वामी स्वर्णहंस के लिए, ये स्वीकार करना कि वे अब इसका इलाज नहीं कर सकते, क्या यह एक मजाक नहीं होगा? उन्होंने बहुत देर तक सोचा और आखिरकार एक नुस्खा लिखने के लिए ब्रश उठाया। 2 बुराइयों में से कम को चुनते हुए उन्होंने हृदय और यकृत मेरिडियन में जमा आग को बाहर निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखा, लेकिन मूल प्राण के अंदर धंसने के डर से उन्होंने मूल प्राण को सहारा देने के लिए कुछ जड़ी बूटियां जोड़ दीं। इस तरह का नुस्खा प्यास बुझाने के लिए जहर पीने जैसा था, एक ऐसे लाइटर की तरह जहां आप लौ बुझा देते हैं लेकिन गैस अभी भी बाहर निकल रही है। जैसे ही इसे कोई चिंगारी मिलती है ये फिर से जल उठता है और अंत में जब गैस खत्म हो जाती है तो लौ बुझ जाती है, लेकिन लाइटर भी बर्बाद हो जाता है। स्वामी स्वर्णहंस ने नुस्खा सौंपने से पहले बार बार विचार विमर्श किया। राजेश्वर और जनरल जोरावर अपनी जगह से नहीं हिले। बलवंत सिंह ने जल्दी से उसे लिया और देखा, फिर एक हैरान करने वाली हूँ की आवाज़ निकाली और बोले, मुझे लगता है कि मैंने पहले भी यही नुस्खा देखा है। बलवंत 10 साल से अधिक समय से राजेश्वर के साथ थे और हर्षवर्धन का इलाज करने वाले डॉक्टर लहरों की तरह आते थे। बेशक अधिकांश डॉक्टर दवा लिखने की हिम्मत नहीं करते थे। जो करते थे वे स्वाभाविक रूप से हर्षवर्धन को इसे लापरवाही से लेने नहीं देते थे। वे इसका विश्लेषण करने के लिए कई अनुभवी शाही वैद्यों को ढूंढते थे। जैसे ही ऐसे किसी नुस्खे का विश्लेषण किया जाता, यह विभिन्न विचारधाराओं के बीच बहस का कारण बन जाता। बाद में बलवंत को भी समझ आ गया कि अगर कई शाही वैद्य बहस करते हैं और कोई दूसरे को समझा नहीं पाता तो नुस्खा शायद बेकार है। बलवंत के अजीब हाव भाव देखकर राजेश्वर, एक चालाक आदमी होने के नाते, तुरंत समझ गए कि बलवंत ने शायद पहले भी ऐसा ही बेकार नुस्खा देखा है। ये स्वामी स्वर्णहंस शायद उन्हें टरकाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि स्वामी स्वर्णहंस का दर्जा असाधारण था और राजेश्वर सीधे गुस्सा नहीं हो सकते थे। वे केवल अपने गुस्से को दबा सकते थे और पूछ सकते थे, स्वामी स्वर्णहंस, अगर हम आपके नुस्खे का पालन करें तो मेरे बेटे को ठीक होने में कितना समय लगेगा? यह स्वामी स्वर्णहंस तुरंत निरुत्तर हो गए। ये नुस्खा बीमारी को कैसे ठीक कर सकता था? ज़्यादा से ज़्यादा यह पागलपन को बिगड़ने से रोक सकता था। हालांकि उनका मानना था कि भले ही कोई और डॉक्टर होता तो शायद उनके पास भी इस तरह की बीमारी के लिए कोई अच्छा समाधान नहीं होता। ओह, ये साधु महाराज कौन हैं? तभी अरमान अपनी दवा लेकर बाहर आए। डॉक्टर अरमान, क्या आपकी दवा तैयार है? राजेश्वर का रवैया पहले की तुलना में बहुत दोस्ताना था। एक बीमारी जिसे स्वामी स्वर्णहंस ठीक नहीं कर सके, फिर भी यह अरमान दावा कर रहे थे कि वे इसे 3 घंटे में हल कर सकते हैं। उनकी मेडिकल स्किल्स कितनी ऊंची होंगी? ऐसा व्यक्ति शायद सदी में एक बार ही पैदा होता है। वे काफ़ी भाग्यशाली थे कि उन्हें धन्वंतरी जैसा ऐसा पौराणिक व्यक्तित्व मिला। हाँ, दवा तैयार है। अभी वाली गोली प्राण की पूर्ति के अलावा उसका सबसे बुनियादी उद्देश्य हर्षवर्धन के हृदय और यकृत मेरिडियन के भीतर की बुरी आग को बाहर निकालना था। अब मेरी यह ठंडी दवा तैयार है, उन्हें इसे लेने दें और यह उनकी बुरी आग को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। अरमान ने अपनी सिल्वर सुई की किट निकालते हुए कहा, बाद में मैं उनके यिन और यांग को संतुलित करने के लिए सुइयों का उपयोग करूंगा। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्वामी स्वर्णहंस एक तरफ से ठंडी निगाहों से देख रहे थे। ये युवा डॉक्टर कौन है? कितनी बड़ी बड़ी बातें!
मैं इस बीमारी के इलाज की गारंटी भी नहीं दूंगा, फिर भी यह यिन और यांग को संतुलित करने की बात करने की हिम्मत करता है। मैं देखना चाहूंगा कि एक बड़ी आपदा पैदा करने के बाद ये नौजवान गंदगी कैसे साफ करेगा। अध्याय 534 ... अरमान को तुरंत एक तरफ से स्वामी स्वर्णहंस की नज़रों में शक का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, ये बूढ़ा आदमी कौन है। साधु के चोगे में उनकी आभा एक खाई की तरह गहरी और अथाह थी, जो बगल में खड़े जनरल जोरावर से भी ज़्यादा शक्तिशाली लग रही थी। क्या वह भी भारत रक्षक बल के सदस्य हो सकते हैं? अरमान ने अभी के लिए उन्हें नज़रअंदाज करने का फैसला किया। इस समय वे दवा लेकर बाहर आए, उसे एक चीनी मिट्टी के कटोरे में डाला और हर्षवर्धन के हाथ के पास रख दिया। दवा से एक बेहद अप्रिय कड़वी गंध आ रही थी, जो पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा की खासियत है। कितनी बदबूदार चीज़ है। हर्षवर्धन ने तुरंत नाक से कुड़ी, सहज रूप से अपनी नाक बंद कर ली। ये बस बहुत ही ज़्यादा अप्रिय थी। हर्षवर्धन, इसे जल्दी पी लो, राजेश्वर ने एक तरफ से आग्रह किया। हर्षवर्धन सचमुच बस दवा को फेंक देना चाहते थे, हालांकि सबकी नज़रें उन पर टिकी होने के कारण उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने दांत भींचे, अपनी सांस रोकी और सब एक ही बार में गटक गए। पीने के बाद उन्होंने अनायास ही एक डकार ली, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत तेज पिया था। धत्तेरे की पल भर में कड़वी बदबूदार दवा उनके गले से ऊपर उठी और उन्हें लगभग उल्टी हो गई। ये दवा उन सभी बेस्वाद दवाओं से ज़्यादा घिनौनी थी जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी पी थी। शुक्र है केवल एक ही कटोरा था, अगर उन्हें कुछ और पीने पड़ते तो वे मरना पसंद करते। हैरानी की बात यह थी कि तभी अरमान की शैतानी आवाज़ उनके कान के पास आई, खत्म। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे अभी भी और तलब है। मैं दूसरी खुराक बनाने जाता हूँ। असरदार होने के लिए तुम्हें आज ये दवा 3 बार पीनी होगी। एक खुराक कम भी नहीं चलेगी। 3 बार। हे भगवान, तुम मुझे मार ही डालो। ये सुनकर हर्षवर्धन का मन हुआ कि बस दीवार से सिर फोड़ लें और मर जाएं। अरमान वापस छोटी झोपड़ी में गए, इस्तेमाल किए गए अवशेषों को फेंका, उनकी जगह ताजी प्रभावशाली जड़ी बूटियां डालीं और फिर से दवा बनाना शुरू कर दिया। इस सब के बाद उन्होंने सिल्वर नीडल्स तैयार की, बाहर आए और हर्षवर्धन से बोले, दवा पीने के बाद हम इसके प्रभाव को तेज करने के लिए एक्यूपंक्चर करेंगे। चलो, बातें मत करो, अपना हाथ बढ़ाओ। हर्षवर्धन ने आह भरी और बेमन से अपना हाथ आगे बढ़ाया। दशकों से बीमार रहने के कारण डॉक्टरों को देखना, दवा लेना और सुइयां लगवाना उनकी जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा बन गया था। उन्होंने उम्मीद की कि यह आखिरी बार होगा। वे सचमुच अब और यह पीड़ा सहन नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि सुई चुभने से दर्द होता था, बल्कि एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह बर्ताव किया जाना, लगातार इधर उधर पटके जाना, मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाला था। हालांकि हर्षवर्धन का हाथ काफी देर से आगे बढ़ा हुआ था, लेकिन अरमान ने अभी तक सुई नहीं डाली थी। हर्षवर्धन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। डॉक्टर अरमान, क्या हुआ? अरमान ने विचारपूर्वक हर्षवर्धन की ओर देखा और शांति से कहा, समय अभी सही नहीं है। तुम जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? क्या समय? गुड गुड। जैसे ही हर्षवर्धन ने अपना मुंह खोला, अचानक उन्हें अपने पेट में गुड़गुड़ाहट सुनाई दी। उन्होंने अभी अभी खाना खत्म किया था और भूखे नहीं थे, तो उनका पेट आवाज़ क्यों कर रहा था? क्या उन्होंने कुछ खराब खा लिया था और दस्त होने वाले थे? गुड गुड। जब हर्षवर्धन ख्यालों में खोए हुए थे, उनका पेट फिर से गुड़गुड़ाया। उन्हें सच में दस्त तो नहीं होने वाले थे, है न? इस टूटी फूटी जगह में तो शौचालय भी नहीं था। क्या उन्हें जंगल में शौच करना होगा? ये बहुत शर्मनाक होगा। गुड गुड। उनका पेट तीसरी बार गुड़गुड़ाया। हर्षवर्धन को अपने पीछे ठंडक महसूस हुई और लगा कि वे पादने वाले हैं। इसका मतलब पक्का था कि उन्हें पॉटी आने वाली है। उन्होंने अभी कौन सा बकवास जंगली जानवर खाया था? वह जरूर अशुद्ध होगा और अब उनकी बेइज्जती होने वाली थी। जैसे ही चिंता से हर्षवर्धन का चेहरा पीला पड़ने लगा, अरमान ने धीरे से एक सिल्वर नीडल निकाली और हर्षवर्धन के हाथ के पिछले हिस्से पर धीरे से चुभो दी। हर्षवर्धन को केवल एक तेज चुभन महसूस हुई और फिर उनका पूरा हाथ कांपने लगा। हालांकि उनके पेट ने गुड़गुड़ाना बंद कर दिया। उसी समय उनका सिर भनभना रहा था, मानो उसके अंदर कोई बड़ा ढोल पीट रहा हो। क्या तुम्हें सिरदर्द महसूस हो रहा है? अरमान ने हर्षवर्धन की ओर देखते हुए पूछा। हर्षवर्धन दर्द से पसीना पसीना हो रहे थे और उन्होंने जल्दी से सिर हिलाया, बोले, दर्द हो रहा है, भयानक दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे सिर पर शिकंजा कसने वाला मंत्र डाल दिया है और उसे लगातार कस रहा है। हर्षवर्धन ने सोचा था कि अरमान का सवाल उनके दर्द को तुरंत कम कर देगा। कौन जानता था कि यह मनहूस अरमान केवल एक फीका ओह कहेगा, उनका हाथ छोड़ देगा और फिर दूसरी सिल्वर नीडल निकालकर उनकी कलाई में डाल देगा। हर्षवर्धन दर्द से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बार यह कोई कसने वाला मंत्र नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका सिर एक चक्की में भर दिया गया है और 2 बड़ी चक्की के पत्थर उनके सिर को कुचलने वाले हैं।
वे पूरे कांपने से खुद को रोक नहीं सके और उनका हाथ अपने सिर को ढकने के लिए पीछे खींचने की कोशिश करने लगा। अरमान ने पीछे की ओर चिल्लाकर कहा, दो लोग, इसे पकड़ो, इसे हिलने डुलने मत दो। राजेश्वर ने अपने पीछे खड़े दो भारी भरकम विशेष गार्डों से कहा, जाओ हर्षवर्धन की मदद करो। जी। दो लंबे और मजबूत विशेष गार्ड तुरंत हर्षवर्धन के पास दौड़े और उन्हें मजबूती से अपनी जगह पर पकड़ लिया। चाहे वे कितना भी कांपे, उनका शरीर हिल नहीं सकता था। उन्होंने सोचा था कि ये दर्द केवल कुछ देर तक रहेगा, लेकिन 10 मिनट बाद भी हर्षवर्धन दर्द से चिल्ला रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था जैसे सफ़ेद पाउडर से पुता हो, और उनके होंठ नीले थे, एक सचमुच भयानक नज़ारा। राजेश्वर चिंतित हो गए और जल्दी से बोले, युवा डॉक्टर अरमान, हर्षवर्धन वो। अरमान ने हर्षवर्धन पर एक नज़र डाली, उनकी आंखों में भावना की कोई लहर नहीं दिखी, और हाथ हिलाया, ये कुछ नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तो वो बेहोश हो जाएगा। कुछ गंभीर नहीं होगा, मैं अंदर जाकर दवा बनाता हूँ। इसे छोड़ना मत, खासकर उसके हाथ में लगी सुइयां, उन्हें गिरने मत देना। बोलने के बाद अरमान बस वहाँ से चले गए। पूरा चौहान परिवार हक्का बक्का रह गया। पापा, मुझे जल्दी छुड़वाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ। मनहूस अरमान, मेरा तुमसे क्या बैर या दुश्मनी है जो तुम मुझे इस तरह तड़पाओगे। राजेश्वर के दिल में एक टीस उठी, आखिर वो उनका अपना बेटा था। ओह, मैं समझ गया। स्वामी स्वर्णहंस, जो एक तरफ अरमान का मजाक बनते देखने का इंतजार कर रहे थे, अचानक कुछ समझ गए और उनकी कसकर तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। स्वामी स्वर्णहंस, आपको क्या समझ आया? इस समय राजेश्वर और जनरल जोरावर और अन्य लोग स्वामी स्वर्णहंस को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। स्वामी स्वर्णहंस ने हर्षवर्धन की ओर इशारा किया और कहा, अभी अभी उस नौजवान की दवा उसकी सुइयों के साथ मिलकर लिवर से विषाक्त पदार्थों को साफ करने के लिए उपयोग की जा रही है। हालांकि मरीज के शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स पहले ही उसके दिमाग में पहुंच चुके हैं। उन्हें कम समय में साफ नहीं किया जा सकता, इसलिए मरीज को सिरदर्द महसूस हो रहा है। इस सिरदर्द का मतलब यह नहीं है कि इलाज बेअसर है। इसके विपरीत, ये ठीक इसलिए है क्योंकि सुइयां एकदम सही तरीके से लगाई गई हैं। इलाज के दौरान मरीज के दिमाग का सूक्ष्म संतुलन बाधित होता है। इस समय टॉक्सिन्स बहुत कम हो जाते हैं और मरीज के दिमाग में संतुलन टूट जाता है, जिससे उसके दिमाग में रक्त का प्रवाह खराब हो जाता है और इस प्रकार गंभीर सिरदर्द होता है। ये नौजवान, मुझे नहीं पता कि किसका शिष्य है, लेकिन उसकी मेडिकल स्किल्स वास्तव में बेहतरीन हैं। मैंने इसे शुरू में देखा भी नहीं था कि वो इस तरह से इलाज कर सकता है। ये देखकर स्वामी स्वर्णहंस को प्रशंसा का एक संकेत महसूस हुआ। उसी समय उन्होंने मन ही मन सोचा, उन्हें बाद में उस नौजवान की पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। अगर उसके पास कोई कनेक्शन नहीं है तो क्यों न उसे अपने साथ पर्वत पैविलियन वापस ले चलें। अगर वे उसे शिष्य बना लें और उसे अपनी चिकित्सा कौशल की वंशावली विरासत में दें तो वो निश्चित रूप से उनके अन्य वरिष्ठ भाइयों को दबाने में सक्षम होगा। अध्याय 535। तो बात ऐसी है। ये सुनकर राजेश्वर को डॉक्टर अरमान की चिकित्सा कौशल की ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने हर्षवर्धन से कहा, हर्षवर्धन, बर्दाश्त करो, चिल्लाओ मत, अपनी ताकत बचाओ। अभी भी इस दवा की 2 और खुराकें हैं जो तुमने नहीं पी हैं। शायद बाद में और भी दर्द होगा। अभी भी 2 और खुराकें। हर्षवर्धन ने अपनी आंखें घुमाईं, वे अब बोलने में भी असमर्थ थे। कुछ देर बाद हर्षवर्धन को दर्द नहीं हो रहा था और डॉक्टर अरमान अभी भी बाहर नहीं आए थे। बाकी लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, जबकि हर्षवर्धन चाहते थे कि डॉक्टर अरमान कभी बाहर न आए। इसी पल डॉक्टर अरमान इत्मीनान से दवा पकड़े हुए अंदर से निकले। उन्होंने पहले हर्षवर्धन से पूछा, क्या तुम्हारे सिर में अभी भी दर्द है? हर्षवर्धन का चेहरा पीला था और उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, दर्द है। दर्द होना सामान्य है, बर्दाश्त करो। डॉक्टर अरमान ने दवा को एक तरफ रखा और हर्षवर्धन से कहा, ये खुराक पीने से तुम्हारे सिरदर्द में थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। अपनी दवा पी लो, ये सिरदर्द से राहत दे सकती है। हर्षवर्धन, जो अभी एक पल पहले अधमरे थे, ये सुनते ही तुरंत दवा उठाई, परवाह नहीं की कि यह गर्म थी, और एक ही घूंट में गटक गए। जैसे ही दवा उनके पेट में पहुंची, आधे मिनट के बाद उनके शरीर के भीतर एक गर्म सनसनी उठी जो सीधे उनके सिर की ओर दौड़ गई। वास्तव में उनके सिर के दर्द में काफी राहत मिली थी। ये सचमुच काम करती है। हर्षवर्धन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जल्दी से डॉक्टर अरमान की ओर देखा, क्या ये दवा और है? मेरा सिर अभी भी थोड़ा दुख रहा है, मुझे थोड़ी और दो। ये सुनकर सभी को ये बहुत अजीब लगा। अभी अभी हर्षवर्धन ने दवा पीते समय अपनी नाक बंद कर ली थी। ये खुराक, जिसमें पिछली वाली से भी ज्यादा बदबू आ रही थी और जो कहीं ज्यादा कड़वी लग रही थी, हर्षवर्धन ने वास्तव में बची हुई इच्छा के साथ पी ली, यहाँ तक कि और भी मांग रहे थे। ये किसी को भी यह सोचने पर मजबूर कर देता था कि क्या कहा जाए। क्या वे उल्टी खोपड़ी के हो गए थे? डॉक्टर अरमान ने गंभीरता से कहा, जो दवा तुमने अभी पी वो गर्म दवा थी और जो मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ वो ठंडी दवा है।
खुराक का अनुपात मेरे द्वारा सावधानीपूर्वक तय किया गया है। अगर तुम और ठंडी दवा पीना चाहते हो तो तुम्हें सिर दर्द वाली दवा भी और पीनी पड़ेगी। तो फिर रहने दो। हर्षवर्धन जल्दी से पीछे हट गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर उन्होंने वह दवा फिर से पी तो क्या वे दर्द से मर नहीं जाएंगे? तो बात ऐसी है, वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा जबरदस्त है। स्वामी स्वर्णहंस पूरी तरह हक्का बक्का रह गए। उन्हें आखिरकार कुछ हद तक समझ में आया कि पहले हर्षवर्धन के पेट की गुड़गुड़ाहट के साथ क्या हो रहा था। डॉक्टर अरमान द्वारा उन पर सुई का उपयोग करने से पहले उनका पेट 3 बार गुड़गुड़ाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि डॉक्टर अरमान दवा के असर करने का इंतजार कर रहे थे। पेट की गुड़गुड़ाहट के बीच का अंतराल दवा की शक्ति का संकेत दे रहा था। डॉक्टर अरमान ने इसका उपयोग हर्षवर्धन के शरीर पर दवा के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए किया और फिर ठंडी दवा की खुराक की गणना की। फिर उन्होंने गर्म दवा के शुरू होने के समय को नियंत्रित करने के लिए सुई का उपयोग किया, जिससे गर्म और ठंडी दवाओं के बीच के टकराव को अलग अलग किया जा सके। स्वामी स्वर्णहंस ने केवल प्राचीन ग्रंथों में इस विधि के बारे में पढ़ा था, लेकिन व्यवहार में कभी नहीं देखा था, ये जानते हुए कि मेरिडियन का संचलन और औषधीय प्रभावों की शुरुआत अदृश्य और अमूर्त है। ऐसा लगता है कि मैं उसे सिखाने के लिए और कुछ नहीं बचा। मुझे आश्चर्य है कि इतने उत्कृष्ट शिष्य को किसने प्रशिक्षित किया। अचानक स्वामी स्वर्णहंस की भौहें तन गईं। उन्हें याद आया कि उनका स्पिरिट बीस्ट समुद्र नाग पहले से ही दक्ष स्तर की 7वीं या 8वीं परत पर था, और समुद्र में होने के कारण उसकी ताकत लगभग दक्ष स्तर के शिखर के बराबर थी। वह व्यक्ति जो इसे चुपके से ले जा सकता था, और वो भी पुणे शहर में, उसका संबंध बस इस नौजवान से हो सकता है। स्वामी स्वर्णहंस के चेहरे पर भाव गहरे हो गए। गर्म दवा और ठंडी दवा ही कुंजी थी। दवा की 2 खुराकों के बाद हर्षवर्धन पहले ही काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। उनका सिर अब नहीं दुख रहा था और वे पूरे शरीर में आराम महसूस कर रहे थे, हालांकि उन्हें वॉशरूम जाने की जरूरत थी। उन्होंने बहुत ज्यादा दवा पी ली थी। तीसरी खुराक, डॉक्टर अरमान ने समझाया, एक वार्मिंग टॉनिक थी। हालांकि हर्षवर्धन अब डॉक्टर अरमान से डर रहे थे। ये नौजवान, जो केवल अपनी शुरुआती बिसवा दशा में लग रहा था, वास्तव में बहुत निर्दयी था। ऐसा लगता था कि उसने केवल ये कहा था कि वह उसे पीटेगा, फिर भी एक दिन बीतने से पहले उसे अधमरी हालत में तड़पा दिया गया था। कभी किसी डॉक्टर से पंगा मत लेना। तीसरी खुराक दवा लेने के बाद डॉक्टर अरमान ने हर्षवर्धन की आंखों का निरीक्षण किया। लिवर की बीमारी वाले लोगों की आंखें आमतौर पर पीली होती हैं, जो पीलिया का लक्षण है। लेकिन अब हर्षवर्धन का पीलिया आधे से अधिक गायब हो गया था। डॉक्टर अरमान ने सिर हिलाया, पहले इलाज के लिए ये काफी है। बेहतर, राजेश्वर। ये सुनकर तुरंत अपनी छड़ी के साथ लंगड़ाते हुए हर्षवर्धन के पास आए। उन्हें देखा और सुधार के कोई संकेत नहीं मिले। डॉक्टर अरमान ने जैसे राजेश्वर के मन की बात पढ़ ली और कहा, वे आज काफी थक गए हैं, उनका रंग रूप बहुत खराब है। उन्हें आज रात अच्छी नींद लेने दें और आपको कल सुबह तक फर्क दिखाई देगा। मेरा अनुमान है कि इस इलाज के बाद उनके उन्माद के दौरे शायद दोबारा नहीं पड़ेंगे। जहां तक लिवर की बीमारी का सवाल है, दिल्ली में भी कई अच्छे पुराने आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। आप कंडीशनिंग में मदद के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। विशेष रूप से मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ दिनों में अन्य काम है और मैं अब पुणे शहर में नहीं रहूँगा। डॉक्टर अरमान, अगर आप पुणे शहर में नहीं हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? हर्षवर्धन पूछे बिना नहीं रह सके। दूसरे शायद न जानते हों, लेकिन उन्होंने खुद अपने शरीर में सुधार महसूस किया था। अब उन्हें परवाह नहीं थी कि डॉक्टर अरमान ने उन्हें पहले कैसे तड़पाया था। एक डॉक्टर जो बीमारी ठीक कर सकता है, वह एक अच्छा डॉक्टर है। जहां तक उनके रवैये की बात है, बस इसे नज़रअंदाज करें। उनकी बीमारी केवल आधी ठीक हुई थी। डॉक्टर अरमान पुणे शहर कैसे छोड़ सकते थे? जहां तक दिल्ली के पुराने आयुर्वेदिक डॉक्टरों की बात है, रहने ही दो। अगर उन बूढ़े लोगों के गलत इलाजों के लिए नहीं होता तो वे अभी इस भूतिया स्थिति में नहीं होते। हर्षवर्धन ने मन बना लिया, जब तक उनकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती वे नहीं जा रहे। वैसे भी उनका बेटा कर्नल विक्रम राठौड़ पुणे में काम करता था, इसलिए वे बस कुछ समय के लिए अपने बेटे के साथ रहेंगे। कर्नल विक्रम राठौड़ ने अपने पिता को खींचते हुए कहा, अगले हफ्ते डॉक्टर अरमान के दादाजी का 80वां जन्मदिन है, इसलिए डॉक्टर अरमान को जश्न मनाने के लिए वापस जयपुर जाना है। साथ ही, हालांकि डॉक्टर अरमान और यंग मिस अनया मल्होत्रा की शादी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी शादी की रस्म नहीं हुई है। उस समय डॉक्टर अरमान की योजना जयपुर में शादी आयोजित करने की है। ओह, तो बात ऐसी है। हर्षवर्धन ने सिर हिलाया। राजेश्वर, जो अब तक चुप थे, ने कर्नल विक्रम राठौड़ से डॉक्टर अरमान की शादी की तारीख के बारे में पूछताछ की। राजेश्वर भी बूढ़े और चालाक थे। वे जानते थे कि डॉक्टर अरमान का परिवार, रायजादा परिवार, जयपुर में एक प्रमुख परिवार माना जाता था, जो वहां 100 साल से जमा हुआ था। वे एक प्रकार के स्थानीय जमींदार थे। इसके अलावा डॉक्टर अरमान के चाचाओं में से एक जयपुर में वाइस मेयर थे और जयपुर शहर की म्यूनिसिपल पार्टी कमेटी के सचिव इत्तेफाक से उनके भतीजे थे।
एक तरह से रायजादा परिवार भी उनके गुट का हिस्सा था। मूल रूप से पैतृक पूजा के बाद राजेश्वर भी दक्षिणी सीमाओं में सीमा सुरक्षा कार्य का निरीक्षण करने के लिए दक्षिण जा रहे थे। उसके बाद उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली लौटना था। हालांकि डॉक्टर अरमान की मेडिकल स्किल्स वास्तव में अद्भुत थीं। केवल एक दोपहर में उन्होंने उनके बहुत ही नकचढ़े और चिड़चिड़े बेटे हर्षवर्धन को मना लिया था। ऐसा लगता है कि हर्षवर्धन की बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर अरमान अपरिहार्य होंगे। डॉक्टर अरमान के पास पैसों की कमी नहीं थी और वे सत्ता में भी दिलचस्पी नहीं रखते थे। ऐसे व्यक्ति को जीतने के लिए कोई केवल उनके परिवार के माध्यम से ही उन तक पहुंच सकता था। राजेश्वर को लगा कि वे रायजादा परिवार की जन्मदिन की दावत और डॉक्टर अरमान की शादी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पूर्वी भारत क्षेत्र में राजनीतिक स्थिति खतरनाक थी और रायजादा परिवार के दिन शायद आसान नहीं थे। उनका जाना डॉक्टर अरमान के लिए सम्मान का प्रतीक होगा और रायजादा परिवार के लिए एक आश्वासन। एक बेमिसाल दिव्य डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर जो सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है, दुनिया से परे। जब तक डॉक्टर अरमान ठीक थे तब तक रायजादा परिवार का गिरना आसान नहीं होगा। महत्वपूर्ण बिंदु गर्म दवा और ठंडी दवा थे। अध्याय 536। डॉक्टर अरमान, अलविदा। हर्षवर्धन चौहान की हालत अब काबू में थी और विनय गुप्ता को अभी भी कुछ सरकारी काम निपटाने थे, इसलिए राजेश्वर सिंह चौहान और बाकी लोगों ने अरमान रायजादा से विदा ली। जनरल जोरावर चौहान पीछे रुक गए। उन्होंने अरमान पर एक तीखी नज़र डाली और अपनी बात कहे बिना रह नहीं पाए। महादक्ष स्तर के साधकों को इस दुनिया में आम लोगों के बीच आज़ादी से रहने की इजाज़त नहीं है। क्या? अरमान की भौहें तन गईं। ऐसी तानाशाही संधि। उसने पहले जोरावर चौहान को देखा, फिर थोड़ी दूर खड़े स्वामी स्वर्णहंस को। मन ही मन सोचा, तुम दोनों भी तो महादक्ष स्तर पर हो। तुम लोग पुणे शहर में इतनी आज़ादी से कैसे घूम रहे हो? अरमान को झुंझलाहट भरी हंसी आ गई। मतलब, बड़े लोगों के 100 खून माफ और हम जैसे लोग सांस भी लें तो गुनाह। अरमान के चेहरे पर नाराजगी के भाव देखकर जोरावर ने जल्दी से बात संभाली। हालांकि ये देखते हुए कि तुम पुणे शहर में रहकर लगातार मरीजों का इलाज कर रहे हो, जान बचा रहे हो और बहुत सारा कर्म शक्ति कमा रहे हो। मेरे आने से पहले स्वामी लोकेश जिनवरा ने विशेष रूप से यह प्राण गोपन ताबीज भेजा है। ये तुम्हारी प्राण शक्ति को छिपा देगा ताकि भविष्य में ऐसी कोई मुसीबत दोबारा न खड़ी हो। अरमान ने वह जैद ताबीज हाथ में लिया। देखने में तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे पहना, एक ठंडी सिहरन सी महसूस हुई जिसने उसकी प्राण शक्ति के तूफान को दबा दिया। अब उसकी आभा बहुत कमज़ोर लग रही थी, जैसे वह केवल दक्ष स्तर के दूसरे या तीसरे चरण का साधक हो। काफ़ी सही चीज़ है, अरमान ने मन ही मन तारीफ की। फिर भी सावधानी बरतते हुए उसने चुपके से अपनी दिव्य दृष्टि से ताबीज की जांच की। वह देखना चाहता था कि कहीं इस पर किसी और की छाप तो नहीं है। अगर इस पर स्वामी लोकेश जिनवरा की छाप हुई तो यह चाहे कितनी भी काम की चीज़ हो, यह एक ट्रैकिंग डिवाइस बन जाएगी जिससे वे जब चाहें उसकी हरकतों पर नज़र रख सकेंगे। शुक्र है, अरमान ने अच्छी तरह जांच की और उसे कोई गुप्त छाप नहीं मिली, तो उसने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जो मुझे 1 कदम इज्जत देगा, मैं उसे 10 कदम इज्जत दूंगा। अरमान ने उत्तर दिशा की ओर हाथ जोड़कर कहा, इस उपहार के लिए स्वामी लोकेश जिनवरा का धन्यवाद। अगर मुझे कभी राजधानी जाने का मौका मिला तो मैं व्यक्तिगत रूप से स्वामी का शुक्रिया अदा करूंगा। जोरावर ने सिर हिलाया और कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार तुम अब हमारी भारतीय सेना का हिस्सा हो और सरकार के सदस्य माने जाते हो, इसलिए तुम्हें इस कानून की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये नियम मुख्य रूप से उन दुष्ट साधकों को रोकने के लिए है जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर अपराध करते हैं। दुष्ट साधक अपनी काली विद्याओं के लिए हत्याएं करते हैं, लूटपाट और बलात्कार करते हैं। आम पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकती और वे बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं, बेहद घमंडी होते हैं। इसीलिए स्वामी लोकेश जिनवरा ने ये कानून बनाया था। जहां तक अरमान की बात थी, वह एक नेक रास्ते पर चलने वाला साधक था और एक प्रतिष्ठित वैद्य घराने से ताल्लुक़ रखता था। जोरावर को उसके करीब आते ही पता चल गया था कि उसकी ची एकदम शुद्ध है, बिना किसी बुरी मिलावट के। उसे सबसे सच्चा और शुद्ध साधक माना जा सकता था। ऐसे शिष्यों के दुनिया में घूमने से समाज का भला ही होगा और उन पर ऐसी पाबंदियां लगाना जाती होगी। कानून से ऊपर भी इंसानियत होती है और स्वामी लोकेश जिनवरा का ये ताबीज उसी इंसानियत का सबूत था। इसने इस कानून को प्रभावी ढंग से दरकिनार कर दिया था। आखिरकार कम साधना वाले लोग अरमान का असली स्तर नहीं भांप पाएंगे, और जिनकी साधना ऊंची है, अगर वे अरमान के स्तर को देख भी लें तो क्या? अगर वे अरमान से टकराते हैं तो इसका मतलब है कि वे खुद भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिस थाली में खाना, उसी में छेद करना सही नहीं। बेहतर है कि सब चुपचाप इस अनकहे नियम का पालन करें। ओह, एक बात और, हमारे भारत रक्षक बल के निरीक्षक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात हैं। अगर तुम्हें कोई दुष्ट साधक दुनिया में घूमता हुआ दिखे तो तुम कभी भी रिपोर्ट कर सकते हो। मैं निजी तौर पर सलाह दूंगा कि तुम खुद उनसे न उलझो।
हालांकि तुम काफ़ी ताकतवर हो, फिर भी तुम्हें अपनी ऊर्जा इलाज करने और जान बचाने में लगानी चाहिए। लड़ाई झगड़े का काम हम पर छोड़ दो। जोरावर के सख्त चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अरमान ने उनके बड़े भाई का इलाज किया था, जिससे उनके दिल का बोझ भी हल्का हो गया था। उनकी कोई संतान नहीं थी और कुछ ही करीबी रिश्तेदार बचे थे, खासकर अपने बड़े भाई के साथ बड़े होते हुए। हालांकि उनका स्वभाव थोड़ा गर्म था, लेकिन वे उनके लिए बहुत अच्छे थे। जोरावर को बचपन से खाने का बहुत शौक था, लेकिन तब घर की हालत अच्छी नहीं थी, तो उनके बड़े भाई हमेशा चुपके से उनके लिए कुछ स्नैक्स ले आते थे। अगर माता पिता उन्हें सजा देते तो बड़े भाई तुरंत बीमार होने का नाटक करते और यह चाल हर बार काम कर जाती थी। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। मुझे अभी स्वामी को रिपोर्ट भी करनी है। इतना कहकर जोरावर सीधे निकल गए। जोरावर चले गए, लेकिन स्वामी स्वर्णहंस वहीं रुके रहे। जब बाकी सब चले गए तो स्वामी स्वर्णहंस ने मुस्कुराते हुए पूछा, नन्हे दोस्त, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे गुरु कौन हैं? स्वामी स्वर्णहंस ने अपनी दिव्य दृष्टि अरमान पर डाली। नन्हे दोस्त, इतनी कम उम्र में तुम दक्ष स्तर के तीसरे चरण तक पहुंच गए हो, और इस दुनिया में जहां प्राण शक्ति इतनी कम है, तुम्हारी क्षमता काफ़ी अच्छी है। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम किस संप्रदाय के शिष्य हो? हालांकि उन्होंने ये कहा, लेकिन स्वामी स्वर्णहंस बेहद हैरान थे, क्योंकि जब वे पहले आए थे तो उन्होंने साफ महसूस किया था कि अरमान की प्राण शक्ति की लहरें बहुत तीव्र थीं, जैसे कोई महादक्ष स्तर का साधक हो। ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी उसकी साधना केवल दक्ष स्तर के दूसरे या तीसरे चरण पर आ गई? कुछ तो गड़बड़ थी। अरमान ने जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए उल्टा सवाल दाग दिया, महाराज, आप कौन हैं? आप किस घराने के वरिष्ठ हैं? स्वामी स्वर्णहंस की त्योरियां चढ़ गईं। सोचा, ये शरारती लड़का आसानी से बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, और इसका मिजाज भी काफ़ी तीखा है। न जाने क्यों इस लड़के की यह बनावटी मुस्कान मुझे उस एक खास बदमाश की याद दिला रही है। स्वामी स्वर्णहंस ने अपनी चौड़ी आस्तीन झटकी और कहा, यह विनम्र साधक पर्वत पैविलियन का स्वामी स्वर्णहंस है। नन्हे दोस्त, अब तुम्हारा परिचय देने की बारी है। अरमान ने बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास परिचय देने के लिए कुछ खास नहीं है। इंटरनेट पर बहुत जानकारी है। पुणे जनरल अस्पताल के आयुर्वेदिक विभाग के निदेशक और मुख्य चिकित्सक अरमान रायजादा। स्वामी स्वर्णहंस थोड़े चिढ़ गए और बोले, नन्हे दोस्त, एक सिद्ध साधक के सामने झूठ मत बोलो। तुम्हारे गुरु कौन हैं? और यह भी बताओ, तुम्हारे अलावा पुणे शहर में कोई और साधक है क्या? मेरा पालतू जानवर समुद्र नाग पकड़ा गया था, और उसका इनकोर तुम्हारे पुणे शहर में गायब हो गया। यह जरूर तुम्हारे शहर के किसी साधक का काम है। बताओ मुझे, मैं इनाम देने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। क्या पालतू जानवर समुद्र नाग? अरमान के मन से जोरदार आवाज निकली, साला लग गई वॉट? ये नागराज भी न मुसीबत मोल लेने में माहिर है। समुद्र में इतने सारे नाग थे, उसने रैंडमली एक पकड़ा और वो किसी का पालतू निकल आया। मुझे भी ताज्जुब हो रहा था कि एक जंगली नाग को इनकोर विकसित करने के लिए कितने साल जीने और कितनी जड़ी बूटियां खाने की ज़रूरत पड़ी होगी। तो वो किसी का पालतू जानवर था। ये दुश्मनी तो बहुत भारी पड़ने वाली है। एक जानवर को प्राण शक्ति के स्तर तक पहुंचाने के लिए पहले उसे समझदार बनाना पड़ता है, अनगिनत जादुई गोलियां और औषधियां खिलानी पड़ती हैं, और उसे सांस लेने और साधना के तरीके सिखाने पड़ते हैं। अच्छी किस्मत हो तो भी ऐसा एक जानवर तैयार करने में 30 से 50 साल लग जाते हैं। जहां तक नागराज के ड्रैगन गॉड की बात है, वह भी शायद 40 या 50 साल का होगा। अगर उसे किस्मत से बोधि अवशेष खाने को न मिला होता तो वह शायद पूरी जिंदगी एक साधारण अजगर ही बना रहता। वह तेंग स्नैक जैसा अद्भुत जानवर कैसे बन पाता? कोई आश्चर्य नहीं कि यह स्वामी स्वर्णहंस पर्वत पैविलियन से हजारों मील दूर पुणे शहर तक दौड़ा चला आया। लेकिन अरमान इसे स्वीकार करने वाला नहीं था। स्वामी जी, मैं वाकई माफ़ी चाहता हूँ। जब मैं पहाड़ से नीचे आया तो मेरे गुरु ने मुझे उनका नाम बताने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन मैं आपको वह जगह बता सकता हूँ जहाँ मैं साधना करता हूँ, अरमान ने बेहद सच्चे चेहरे के साथ कहा। ओह, वह कौन सी जगह है? स्वामी स्वर्णहंस ने खिलते हुए चेहरे के साथ पूछा। वाकई नादान बच्चा है। एक बार मुझे तुम्हारे पहाड़ का पता चल जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे संप्रदाय को न जानूं? अरमान ने उस जगह का नाम बड़े तिरस्कार से लिया। वह जगह बंज है, वहाँ शायद ही कोई इंसान दिखता हो। मेरे गुरु उसे शायद मेघ शिखर चट्टान कहते हैं। मेघ शिखर चट्टान? कमीने, पहले क्यों नहीं बताया? यह असल में उसी बूढ़े बदमाश का शिष्य है। स्वामी स्वर्णहंस का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उन्होंने अरमान को घूर कर देखा, फिर अपनी आस्तीन झटकी और बोले, अलविदा। अध्याय 537। हालांकि स्वामी स्वर्णहंस चले गए थे, लेकिन उन्होंने अरमान के पसीने छुड़ा दिए थे। साधकों की उम्र बहुत लंबी होती है और उनके परिवार और दोस्त आमतौर पर बहुत पहले ही बुढ़ापे से मर जाते हैं। यह विशेष रूप से स्वामी स्वर्णहंस जैसे साधकों के लिए सच है, जो दशकों से प्रसिद्ध हैं और 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं।
अपने संप्रदाय के कुछ वरिष्ठ भाइयों के अलावा उनका सबसे गहरा लगाव उन जानवरों से होता है जिन्हें वे पालते हैं। किसी के दशकों से पाले हुए जानवर को मार देना और ऊपर से उसकी दवाई बनाने के लिए उसका इनकोर निकाल लेना। अगर स्वामी स्वर्णहंस को ये पता चल जाता तो क्या वे उसे मरने मारने पर नहीं उतर आते। स्वामी स्वर्णहंस का सामना करते हुए अरमान को अंदर ही अंदर थोड़ा दोषी महसूस हो रहा था। जैसे ही स्वामी स्वर्णहंस गए, अरमान तहखाने की ओर भागा और देखा कि ड्रैगन गॉड मज़े से सो रहा है और नागराज भी वहीं बैठकर आराम कर रहा है। वहां भरने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिरकार उन्होंने भी जयपुर शहर में समुद्र नाग का शिकार करने के लिए उसी के आदेश का पालन किया था। नागराज ने उसके आदेश का पालन किया। जाहिर है उसने सबसे ज्यादा प्राण शक्ति वाले नाग को मारने का ही चुनाव किया होगा। और ड्रैगन गॉड एक जानवर, उसके क्या विचार हो सकते हैं। मास्टर, नागराज ने बाहरी आहट महसूस की और अपनी आंखें खोल दीं। अरमान को देखकर वह जल्दी से खड़ा हो गया और प्रणाम किया। ड्रैगन गॉड ने भी अपनी लाल आंखें खोलीं, जो तांबे की घंटियों जैसी लग रही थीं। अपनी सांप जैसी जीभ लपलपाते हुए, कुंडली मारे हुए उसने अरमान की ओर हल्का सा सिर हिलाया। उसकी नज़रों में सम्मान का भाव था। ये नज़ारा देखकर अरमान का गुस्सा और भी कम हो गया। जाने दो, यह जिम्मेदारी उसकी थी। अगर बाद में स्वामी स्वर्णहंस को पता चला तो ज़्यादा से ज़्यादा वह माफ़ी के तौर पर उनके लिए कुछ महादक्ष गोलियां मुफ्त में बना देगा। उसे यकीन था कि पर्वत पैविलियन वाले यह माफ़ी का तोहफा ज़रूर स्वीकार करेंगे। नागराज, मुझे जयपुर शहर में उस समुद्र नाग के शिकार के बारे में विस्तार से बताओ। अरमान ने बैठने के लिए जगह ढूंढी और फिर कहा। जी मास्टर, जैसे ही ड्रैगन गॉड और मैं जयपुर शहर पहुंचे, हमने 15 दिनों तक गश्त की, एक आभा का पीछा करते हुए, और एक छोटे द्वीप के पास एक इलाका मिला। वहां की समुद्री धाराएं कुछ अजीब लग रही थीं और वहां कई समुद्र नाग सक्रिय थे। लगभग 30 के करीब थे, जिनमें से एक सबसे बड़ा था। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफ़ेद था और प्राण शक्ति से भरा हुआ था। मैंने फिर ड्रैगन गॉड को उसका शिकार करने का आदेश दिया। कौन जानता था, उसकी ताकत बहुत भयानक थी। दरअसल उसके पास दक्ष स्तर की चरम शक्ति थी। हालांकि ड्रैगन गॉड एक दुर्लभ जानवर है, अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और उसके पास कुछ गुप्त तकनीकें हैं, लेकिन वह बस उसकी बराबरी कर पा रहा था। फिर मैंने वह फ्लाइंग स्वॉर्ड ताबीज इस्तेमाल किया जो आपने मुझे दिया था, जिससे वह नाग बुरी तरह घायल हो गया। एक दिन की लड़ाई के बाद वह आखिरकार थक गया और मैंने उसे मार गिराया। अपनी बात खत्म करने के बाद नागराज ने उलझन भरे नज़रों से पूछा, मास्टर, क्या कुछ हुआ है? अरमान ने सिर हिलाया। अभी अभी पर्वत पैविलियन के स्वामी स्वर्णहंस मुझसे मिलने आए थे। तुमने जिस समुद्र नाग का शिकार किया वह उनका पालतू जानवर था। स्वामी स्वर्णहंस, ये नाम सुनकर नागराज स्पष्ट रूप से चौंक गया। ये व्यक्ति समुद्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है जो 50 साल पहले प्रसिद्ध हुआ था। मैंने अक्सर तंत्र संप्रदाय में उनका नाम सुना है। वह नाग असल में उन्होंने पाला था। नागराज ने मास्टर के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, कृपया मुझे सजा दें। अरमान ने हाथ हिलाया और कहा, जाने दो, मैंने उन्हें वापस भेज दिया है। शुक्र है, जैसे ही मैंने उस नाग को देखा मैंने तुरंत उसे दवा में बदल दिया, वरना वह सच में उसे ढूंढ लेते। अब उन्हें केवल शक है और कोई सबूत नहीं है। वह बस इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। खैर, कुछ दिनों में मैं जयपुर शहर जा रहा हूं और तब तुम मेरे साथ चलोगे। 15 दिन छिपने के बाद जब हम लौटेंगे तो वे शायद पर्वत पैविलियन वापस जा चुके होंगे। जी, नागराज ने झुककर सिर हिलाया। फिर नागराज ने जोड़ा, मास्टर के दादाजी का जन्मदिन आ रहा है, क्या मास्टर को चाहिए कि मैं जन्मदिन का उपहार तैयार करूं? मैं कई वर्षों तक तंत्र संप्रदाय में रहा हूं और भले ही मेरे पास बहुत कीमती चीज़ें न हो, मैंने काफ़ी कुछ अनोखी प्राचीन वस्तुएं जमा की हैं। वे सब मुझे मेरे अनुयायियों ने दी थीं। प्राचीन वस्तुएं? अरमान थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लगता था कि तंत्र संप्रदाय में नागराज का ओहदा काफ़ी ऊंचा था, लेकिन अरमान ने फिर भी मना कर दिया। ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे दादाजी को शायद भारतीय प्राचीन वस्तुएं और सुलेख ज़्यादा पसंद हैं। इसके अलावा तुम्हारी इन वस्तुओं को दिखाने से तंत्र संप्रदाय को शक हो सकता है। जहां तक जन्मदिन के उपहार की बात है, मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बिंदु पर अरमान ने नागराज को प्राण संचय गोलियों की एक बोतल दी और कहा, तुम यहाँ शांति से साधना करो और अभी बाहर मत जाओ। स्वामी स्वर्णहंस अभी कुछ समय तक पुणे शहर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्हें ड्रैगन गॉड को देखने मत देना। अगर उस बूढ़े साधु ने राक्षसों और बुराई को खत्म करने की ठान ली तो तमाशा बन जाएगा। जी मास्टर, नागराज समझ गया। नागराज ने झुककर प्रणाम किया। अलविदा मास्टर। ... अरमान तहखाने से बाहर निकला। जमीन के ऊपर समीर डागर और धीरज ठाकुर तुरंत एक चौड़ी मुस्कान के साथ उसके पास आए। बॉस अरमान, आप वाकई कमाल हैं। मुझे अभी पता चला कि वो बूढ़े चौहान जो पहले आए थे असल में एक रिटायर्ड राष्ट्रीय नेता थे। उनका बेटा तो जनरल है।
दक्षिण पुणे मिलिट्री कमांड के लोग जब उन्होंने उन्हें देखा तो उनके चेहरे ऐसे थे जैसे वे उनके पूरे परिवार के तलवे चाटने को तैयार हों। बिल्कुल सही, लेकिन उनका चौहान परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो, एक बार जब वे पुणे शहर आए तो उन्हें भी मदद के लिए बॉस अरमान के पास ही आना पड़ा न। धीरज ने भी बगल से सुर में सुर मिलाया। वह पहले सोचता था कि अरमान कमाल का है, लेकिन अब उसे लगता था कि वह सचमुच अद्भुत है। वह किसी आम आदमी से नहीं मिलता था और बड़े बड़े रसूखदारों के साथ हंसता बोलता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अरमान उन्हें भाव भी नहीं देता था। जब चाहता उन्हें डांट देता, जब चाहता फटकार देता। फिर भी उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वे पलट कर जवाब दें। अगर कोई और होता तो शायद इन लोगों से बात करते समय काम रहा होता। समीर बीच में बोलने से खुद को नहीं रोक पाया। तुम क्या जानो? बॉस अरमान के रवैये को कहते हैं, जिसे कोई इच्छा न हो वही असली राजा है। हम उनसे कुछ नहीं मांगते, अब वे सब बॉस अरमान से मांग रहे हैं। जाहिर है तेवर तो अलग होंगे ही। अगर किसी दिन हमें उनके काम की ज़रूरत पड़ी तो देखना ये अफसर कैसे रंग बदलते हैं। मैंने, समीर डागर ने ऐसे बहुत देखे हैं। ये अफसर, इनमें से एक भी अच्छा नहीं होता। अरे हाँ बॉस अरमान, बड़े मालिक के 80वें जन्मदिन के लिए धीरज धमाका और मैंने एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। जब आप जाएं तो इसे अपने साथ लेते जाएगा। हमने किसी को पहले ही इसे मल्होत्रा विला भिजवाने का निर्देश दे दिया है, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरमान ने सिर हिलाया। ये बहुत विचारशील है। समीर और धीरज, दो साधारण लोग, वे शायद कुछ अजीब नहीं देंगे। निश्चित रूप से सोना, चांदी या जैद की कलाकृतियां होंगी। रायजादा परिवार के पास इन चीज़ों की कमी नहीं थी, लेकिन यह उन दोनों की नेक नीयत थी, इसलिए मना करने का कोई कारण नहीं था। वैसे भी ये दोनों अब काफ़ी अमीर हैं, अपनी पुरानी फटेहाल जिंदगी जैसे नहीं। ठीक है, बहुत हो गया, चलो वापस चलते हैं। अगर हम जल्दी नहीं निकले तो अंधेरा हो जाएगा। अरमान ने औषधीय खेत का निरीक्षण किया, जो फल फूल रहा था और मूल रूप से दवा बनाने के लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। और वापस मल्होत्रा विला लौट आया। अरमान ने अपने जूते बदले, अभी पूछने ही वाला था कि रात का खाना कब मिलेगा, कि तभी अनया मल्होत्रा हड़बड़ी में सीढ़ियों से नीचे भागी चली आई, हाथ में एक छोटा सूटकेस लिए हुए। अरमान, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ जयपुर शहर नहीं जा पाऊंगी। मुझे आज ही एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। हम 15 दिन बाद जयपुर में मिलेंगे। क्या हुआ? कौन सी बड़ी घटना? अरमान थोड़ा गुस्सा होने से नहीं रह पाया। इस अनया को क्या हो गया था? उसने उसे पहले ही सब कुछ कैंसिल करने और उसके दादाजी का जन्मदिन मनाने जयपुर चलने को कहा था। इसके अलावा शादी के लिए अभी भी बहुत सारी तैयारियां करनी थीं। क्या इन दो चीज़ों से बढ़कर भी कुछ ज़रूरी था? अध्याय 538। अरमान के चेहरे पर नाराज़गी देखकर अनया ने तुरंत माफ़ी मांगी। अरमान, गुस्सा मत करो, ये सच में बहुत ज़रूरी है। जैसे ही उसने इसका जिक्र किया, अनया उत्साहित हो गई। पिछले हफ्ते कनाडा में एक कॉस्मेटिक टेस्ट में पाया गया कि क्लिनिक, लोरियल और कवरगर्ल जैसे मशहूर ब्रांड्स में बेरिलियम, कैडमियम, निकल और लेड जैसे कई जहरीले पदार्थ हैं। इससे पहले SKII, लैंकोम, डायर और एस्टी लॉडर जैसे ब्रांड्स में भी ये पदार्थ मिले थे। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? इससे पहले कि अरमान जवाब दे पाता, अनया ने मुट्ठी भींच ली और कहा, इसका मतलब है कि हमारे अप्सरा पाउडर के लिए दुनिया पर छा जाने का सबसे अच्छा मौका आ गया है। हमारा अप्सरा पाउडर शुद्ध प्राकृतिक भारतीय जड़ी बूटियों से बना है, इसलिए इसमें निश्चित रूप से ये भारी धातु वाले जहरीले पदार्थ नहीं हैं। इन मशहूर ब्रांड्स के स्कैंडल हमारे लिए सबसे बड़ा बिजनेस का मौका है। मुझे हमारे अप्सरा पाउडर को पूरे यूरोप में प्रमोट करने के लिए तुरंत पेरिस प्रदर्शनी में जाना होगा और फिर मैं न्यूयॉर्क, टोक्यो, वैंकूवर जाऊंगी। समय बहुत कम है, इसलिए मैं तुमसे और बात नहीं करूंगी। पतिदेव, बस घर पर इंतजार करो और पैसे गिनते रहो। इतना कहकर अनया ने समय देखा और ये देखकर कि समय नहीं बचा है, उसने तुरंत अपना बॉक्स खींचा और जाने लगी। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक वापस दौड़ी और अरमान के गाल पर एक जोरदार किस कर दिया। पतिदेव, आई लव यू टू डेथ, तुम सच में एक जीनियस हो। अरमान ने अपने चेहरे पर लगे लाल लिपस्टिक के निशान को छूते हुए अनया की शानदार जाती हुई आकृति को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। पैसे कमाने की बात हो तो जीनियस तुम हो। खैर, पैसा तो बस इस जन्म के लिए काफ़ी है। जाने दो, पैसा कमाना और बिजनेस करना शायद तुम्हारा सबसे बड़ा शौक है। मैं इतना मतलबी नहीं हो सकता। 15 दिन, दादाजी के जन्मदिन के लिए बिल्कुल सही समय होना चाहिए। गड़गड़, अरमान के पेट ने आवाज़ की। अनया चली गई, लेकिन अरमान को तो खाना खाना था। ... खाना खाने के बाद अरमान आंगन में आराम कर रहा था। छोटा वीर उसके पैरों के पास पूंछ हिला रहा था, बिना थके एक रबर की गेंद के साथ खेल रहा था, उसे नोच रहा था और काट रहा था। दादाजी का जन्मदिन आ रहा है। धीरज, समीर और बाकी सबने मुझे उपहार भेजे हैं। मुझे दादाजी के लिए क्या उपहार तैयार करना चाहिए? समीर और धीरज के उपहार, जैसा कि अरमान को उम्मीद थी, बहुत भड़कीले थे।
लंबी उम्र के प्रतीक देवदार के पेड़ों और सारस की 10 मीटर लंबी पेंटिंग, जिस पर सोने और चांदी के धागों से कढ़ाई की गई थी। पेड़ों और सारस पर हरे पत्ते जेड के बचे हुए टुकड़ों से बने थे और सफ़ेद सारस की आंखें बसगेट से सजा दी गई थीं। इन दोनों ने सचमुच नए नए अमीर होने का पूरा प्रदर्शन किया था। अरमान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। रायजादा परिवार सदियों पुराना प्रतिष्ठित परिवार है जो दिखावे और धन के प्रदर्शन के दौर से बहुत पहले ही गुजर चुका है। अब वे आंतरिक आकर्षण और सांस्कृतिक अपील पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग आमतौर पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार वह है जिसे परिवार से दौलत विरासत में मिली हो, लेकिन ये दौलत 3 पीढ़ियों से ज़्यादा नहीं टिकती। दूसरा प्रकार है विद्वान विरासत, जो उस कुलीन वर्ग को संदर्भित करता है जो अद्वितीय ज्ञान को नियंत्रित करता है। युग चाहे कोई भी हो, अगर वे अपनी दौलत खो भी दें तो वे अपने ज्ञान के माध्यम से इसे फिर से जल्दी जमा कर सकते हैं। अनया का परिवार, मल्होत्रा परिवार इसका उदाहरण है। तीसरा प्रकार है शक्तिशाली और प्रभावशाली कुल। ये वर्ग आमतौर पर हजारों सालों से अस्तित्व में है। इन सदियों में उन्होंने अनगिनत राजवंशों के परिवर्तन, विभिन्न विद्रोह, परिवारों का उत्थान और पतन और सभी प्रकार की घटनाओं का अनुभव किया है। उनके पास जोखिमों से निपटने का दूसरे वर्ग से ज़्यादा अनुभव है और उन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल है। रायजादा परिवार दूसरे वर्ग से संबंधित है और तीसरे वर्ग की ओर बढ़ रहा है। इस बिंदु पर ध्यान ज्ञान की विरासत और प्रतिभा को आकर्षित करने पर है। जहां तक पैसे की बात है, वे अब इसकी परवाह नहीं करते। तो ऐसा ही हो। दादाजी 80 साल के हैं, जीवन की शाम में हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे पहले आती है। अगर वे 10-12 साल और जी सके तो रायजादा परिवार शायद एक उच्च स्तर तक पहुंच सके। जैसे ही यह विचार अरमान के दिमाग में आया, उसकी बाहें तन गईं और फिर अचानक उसका चेहरा चमक उठा। बिल्कुल सही। अरविंद चौहान ने काफ़ी बेहतरीन सामग्री भेजी थी। औषधीय खेत से पैदा हुई कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर मैं दादाजी के लिए एक आध्यात्मिक अस्त्र बनाऊंगा जो उनकी उम्र बढ़ाएगा। आध्यात्मिक अस्त्र कई रूपों में आते हैं। ज़्यादातर आक्रामक अस्त्र होते हैं, रक्षात्मक अस्त्र और कई प्रकार के सहायक अस्त्र। इन सहायक अस्त्रों में से कुछ शरीर को पोषण देने और जीवन बढ़ाने के लिए प्राण शक्ति इकट्ठा करते हैं। बेशक अगर अस्त्र बनाने वाला व्यूह रचना में गहरा ज्ञान रखता हो तो वे इसमें कुछ रक्षात्मक व्यूह या आक्रामक व्यूह भी जोड़ सकते हैं। उन्हें एक ऑल पर्पस अस्त्र बनाया जा सकता है। इत्तेफाक से दवा बनाने के अलावा अरमान रून में भी बहुत कुशल है। व्यूह रचना रून की व्यवस्था ही तो है। रून के महान उस्ताद लगभग सभी व्यूह रचना के महान उस्ताद होते हैं। ये सोचकर अरमान खड़ा हुआ और तहखाने की ओर चल दिया। यह न केवल एक प्रयोगशाला थी बल्कि एक साधारण अस्त्र निर्माण कक्ष भी था। इसके अलावा अस्त्र बनाना दवा बनाने की तुलना में अपेक्षाकृत आसान है। इसके लिए केवल उपयुक्त धातु पर बार बार रून उकेरने की आवश्यकता होती है ताकि वह आकार ले सके। बेशक उससे पहले आध्यात्मिक अस्त्र को ढालने की ज़रूरत होती है। इसका आकार क्या होना चाहिए? अरमान ने सभी सामग्रियों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया। सबसे महत्वपूर्ण थे नक्षत्रशीत दिव्य लौह के कई टुकड़े जो अरविंद चौहान ने दक्षिणी सीमा के गहरे इलाकों में ढूंढे थे और विशेष रूप से अरमान को भेजे थे। हथेली के आकार का ये टुकड़ा दर्जनों किलो वजनी है, जिसका घनत्व सोने से भी ज्यादा है। अंगूठी, कंगन, बेल्ट, कुछ विचार अरमान के दिमाग में कौंधे। अंगूठी बहुत छोटी है जिस पर रून उकेरना मुश्किल होगा। बेल्ट बहुत बड़ी है और शायद सामग्री कम पड़ जाए। काफ़ी सोचने के बाद अरमान ने आखिरकार कंगन के आकार का एक आध्यात्मिक अस्त्र बनाने का फैसला किया। हालांकि नक्षत्रशीत दिव्य लौह का उपयोग करके अस्त्र बनाने के लिए पहले उसमें मौजूद ठंडी ची को हटाना होगा, नहीं तो अगर वह ठंडक शरीर में प्रवेश कर गई तो आम साधक भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। दादाजी रायजादा की तो बात ही छोड़िए। गनीमत थी कि जिस दिन से उसे ये दिव्य लोहा मिला था, अरमान ने इसके चारों ओर एक सूर्य अग्नि व्यूह स्थापित किया था, इस दिव्य लोहे से ठंडक को दूर करने के लिए सूर्य की सच्ची अग्नि का उपयोग करते हुए। आज तक शुरुआती परिणाम पहले ही दिखाई दे रहे थे। छूने पर दिव्य लोहे की ज्यादातर ठंडक कम हो गई थी, केवल ठंडक का एक निशान बचा था। अरमान ने स्विच दबाया और उच्च तापमान वाली अस्त्र भट्ठी को गर्म करना शुरू कर दिया। यह अस्त्र भट्ठी अरमान द्वारा भारी खर्च पर विशेष रूप से बनवाई गई थी, जिसे अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों की एक टीम ने विकसित किया था। इसमें हेफनियम, नाइट्रोजन और कार्बन सहित नई सामग्रियां शामिल हैं और इसका गलनांक लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो हीरे से भी अधिक है। गड़गड़। भट्ठी के अंदर उच्च तापमान के तहत नक्षत्रशीत दिव्य लौह के अलावा कुछ सहायक सामग्रियां पहले ही तरल में बदल चुकी थीं और आपस में मिल गई थीं। धातु के पिघलने के बाद बना तरल बहुत जीवंत था, जिससे एक झुलसा देने वाली आभा और शानदार रोशनी निकल रही थी जो भट्ठी के भीतर उमड़ रही थी। हालांकि अरमान की आंखें भट्ठी के अंदर नहीं देख सकती थीं, लेकिन उसकी दिव्य दृष्टि निरीक्षण करने के लिए भट्ठी से जुड़ सकती थी। तापमान लगभग सही है।
अरमान, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, ने भट्टी का उच्च तापमान वाला ढक्कन खोला, फिर अपनी उंगलियों को मोड़ा और हल्का सा झटका दिया। अध्याय 539। पॉप। एक लौ बैंगनी आभा के साथ टिमटिमाती हुई हवा में तैरती हुई बाहर निकली। विश्वशुद्धि बैंगनी अग्नि एक धमाके के साथ अस्त्र भट्टी में उतरी और प्राण शक्ति की एक बेहद पतली धारा में बदल गई, धीरे धीरे पिघली हुई धातु से चिपक गई। सिजल सिजल, पिघली हुई धातु से अजीब आवाजें आईं और फिर काले धुएं के गुबार उठे, जिनमें बहुत ही अप्रिय गंध थी। स्पष्ट रूप से धातु में मौजूद हानिकारक अशुद्धियां सीधे बैंगनी अग्नि द्वारा जलाई जा रही थीं। उसके बाद पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। पिघली हुई धातु की चमकदार उग्र चमक पहले से भी अधिक चौंधियाने वाली थी और इसकी आभा भी अधिक झुलसा देने वाली थी। बहुत बढ़िया, शुद्धि का चरण पहले की तुलना में 3 गुना तेज है। अरमान ने थोड़ा सिर हिलाया, बहुत संतुष्ट। जैसे ही उसकी ताकत महादक्ष स्तर में प्रवेश कर गई थी, हर पहलू में उसकी साधना में सुधार हुआ था। अस्त्र बनाना और दवा बनाना और भी आसान हो गया था। इस बार ये नौर्यांग दीर्घायु कंगन को रिफाइन करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस समय की बात है। मुझे आश्चर्य है कि इसमें कितना समय लगेगा। चाहे वह गर्मी को नियंत्रित करना हो या प्राण शक्ति का उपयोग करना, अरमान पहले से ही कुशल था, लेकिन ये पहली बार था जब वह एक आध्यात्मिक अस्त्र बना रहा था, इसलिए वह अभी भी थोड़ा अनिश्चित था। अभ्यास के माध्यम से कुशल बनने के लिए उसे कई प्रयासों की आवश्यकता थी। लौ पर्याप्त है, सहायक सामग्रियां पूरी तरह से मिल गई हैं। इसके बाद मैं नक्षत्र शीत दिव्य लौ डालूंगा, फिर रून उकेरूंगा और अंत में आध्यात्मिक अस्त्र आकार लेगा। अरमान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने दिमाग में पूरी प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय की गणना की, साथ ही ध्यान देने योग्य मुख्य बातें भी। फिर उसने अपनी उंगली झटकी। वूश, लौ अचानक उछली, जैसे वह आसमान में उड़ना चाहती हो, और पल भर में उसमें जान आ गई। उसी समय अरमान ने जल्दी से किनारे से सारा नक्षत्र शीत दिव्य लौ भट्टी में डाल दिया। ये तब था जब लौ अपने उच्चतम तापमान पर थी, जिससे दिव्य लोहे से ठंडी चीख को निकालना सबसे आसान हो गया। पफ, जैसे ही दिव्य लोहा भट्टी में गया, इससे पहले कि अरमान उसे नियंत्रित कर पाता, लौ ऊपर उठी, जैसे इस अचानक आए विदेशी खतरे को निगल जाना चाहती हो। सिजल सिजल, जैसे आग पर ठंडा पानी डाला गया हो, भट्टी से अजीब आवाज़ों के फव्वारे फूट पड़े। फिर मूल रूप से काला दिव्य लोहा धीरे धीरे भूरा सफ़ेद हो गया। एक पल बाद उसका रंग फिर बदल गया, कुछ लाल हो गया और चमकने लगा। एक और पल बाद यह एक कुलीन सुनहरे पीले रंग के साथ पारदर्शी हो गया। कितना जादुई है, अरमान ने ध्यान से देखा, पहली बार अस्त्र निर्माण के आकर्षण का अनुभव किया। यह एक चमत्कारी औषधीय गोली बनाने जैसा था, जिसमें एक दुनिया बनाने का एहसास था। अपने हाथों में कबाड़ के ढेर को इतनी सही लय में बदलते देखना वास्तव में उपलब्धि का एक मजबूत एहसास करा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद दिव्य लोहा भी धीरे धीरे पिघल गया और पहले की सहायक सामग्रियों के साथ मिल गया। पूरा पिघला हुआ धातु अब पहले की तरह चमकदार नहीं चमक रहा था, बल्कि काला और भद्दा हो गया था। अरमान को अपनी भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक पाया, ये सोचते हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वह रुका नहीं। ये जांचने के बाद कि पिघली हुई धातु में कोई समस्या नहीं है, उसने इसे पिघलाना जारी रखा। आध्यात्मिक अस्त्र को रिफाइन करने के लिए सामग्रियां बहुत खास होती हैं, अशुद्धियों का एक भी निशान नहीं हो सकता। अन्यथा उकेरे गए रून पूरी तरह से काम नहीं करेंगे और आध्यात्मिक अस्त्र बेअसर हो जाएगा, कबाड़ बन जाएगा। ओह, बदलाव। जैसे जैसे गहरे बदबूदार पिघले हुए धातु को लौ में लगभग आधे घंटे तक और पिघलाया गया, काली अशुद्धियां धीरे धीरे फीकी पड़ गईं, जिससे धातु मिश्रण का असली रंग सामने आया। यह एक चमकदार चांदी थी, बहुत ही शानदार। अरमान ने आंखें सिकुड़ी। चमकदार चांदी के प्रतिबिंब ने वास्तव में उसकी आंखों में हल्की जलन पैदा कर दी। अरमान जानता था कि समय लगभग पूरा हो गया है, इसलिए उसने बैंगनी अग्नि वापस ले ली। उसी समय अपनी कलाई के एक झटके के साथ प्राण शक्ति की एक लहर निकली, जिसने पिघले हुए धातु मिश्रण को पूरी तरह से ढक लिया और इसे हवा में लटका दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके हाथ लगातार अपनी उंगलियों पर विभिन्न रून के निशान बना रहे थे, फिर उन्हें शून्य में डाल रहे थे। तहखाने के अंदर सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में पिघला हुआ धातु का द्रव्यमान भी लगातार आकार बदल रहा था और जल्द ही कंगन जैसा कुछ आकार लेने लगा। अरमान की उंगलियां चाकू की तरह चल रही थीं, कंगन जैसी वस्तु पर लकीरें उकेर रही थीं। धीरे धीरे मूल रूप से सादे और बिना सजावट वाले कंगन पर एक बड़ा सांप दिखाई दिया, जो एक रहस्यमय कछुए के चारों ओर लिपटा हुआ था। एक हमला करता हुआ, एक रक्षा करता हुआ, एक एनिमेशन की तरह बहता हुआ, बहुत जीवंत। और कंगन जल बुझ रहा था, बहुत जादुई। हर चमक के साथ आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की प्राण शक्ति कम हो रही थी, जिसे जबरन कंगन द्वारा सोखा जा रहा था। रहस्यमय कछुआ दीर्घायु कंगन, ये रूप लगभग सही होना चाहिए। रहस्यमय कछुए के पास एक रक्षात्मक व्यूह है और नाग के पास एक हमला।
संयुक्त रूप से वे शरीर को फिर से भरने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की प्राण शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं, जो किसी के जीवनकाल को बढ़ा सकता है। इसे इस हद तक रिफाइन करना पर्याप्त होना चाहिए। अरमान का प्राण शक्ति का प्रवाह धीरे धीरे बंद हो गया। उसकी उंगलियों से निकले रून के निशानों की आवृत्ति भी कम और कम होती गई। जब तक आखिरी रून डाला गया, तब तक वह इस आध्यात्मिक अस्त्र कंगन पर 1000 से अधिक रून डाल चुका था। यह उस सुरक्षात्मक जैद ताबीज से 100 गुना अधिक था जो उसने पहले अनया को दिया था, और इसके कार्य और भी मजबूत थे। अरमान ने एक गहरी सांस छोड़ी। आखिरकार रिफाइनिंग पूरी हुई। वूश! जैसे ही आखिरी रून कंगन से टकराया, एक पल में कंगन रोशनी से झिलमिला उठा। रहस्यमय कछुआ और नाग जैसे जीवित हो उठे। उनके विशाल प्रक्षेपण तहखाने में दिखाई दिए, आग उगलते हुए, अशांत धाराओं से गुजरते हुए और जोश से भरी ऊंची आवाज में दहाड़ते हुए। एक आध्यात्मिक अस्त्र, वास्तव में असाधारण। इस अस्त्र में एक आत्मा है। यदि 100 वर्षों तक इसका पोषण किया जाए, तो यह वास्तव में पौराणिक नाग या रहस्यमय कछुए के आध्यात्मिक सार का एक निशान प्रकट कर सकता है। इस दृश्य ने अरमान को उत्साह से भर दिया। क्लैंग! रहस्यमय कछुए और नाग के प्रक्षेपण जल्दी ही फीके पड़ गए। सारी रोशनी तेजी से सिकुड़कर कंगन पर सिमट गई। अरमान ने अपना हाथ हिलाया और कंगन उसकी हथेली में खूबसूरती से घूमने लगा। अरमान ने अपना सिर नीचे किया और इसे ध्यान से देखा। पहली नज़र में कंगन ऐसा लग रहा था जैसे ये प्राचीन कांसे से बना हो, सरल और बिना सजावट के, केवल रहस्यमय कछुए और नाग के पैटर्न के साथ। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर रहस्यमय कछुआ और नाग लगातार जूझ रहे थे, जैसे कि जीवित हों, वास्तव में जादुई। अरमान ने कंगन अपनी कलाई पर पहना और जल्द ही आरामदायक ठंडक की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अस्त्र बनाने से खर्च हुई, उसकी शारीरिक शक्ति भी जल्दी से भर गई। बढ़िया चीज़ है। अगर दादाजी रक्त पहचान अनुष्ठान करते हैं, तो प्रभाव शायद और भी मजबूत होगा। अरमान मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाया। मेघ शिखर चट्टान जाने के बाद से वह शायद ही कभी घर लौटा हो। सबसे हालिया समय 3 साल पहले था, जब वह जयपुर शहर से गुजरा था और मिलने गया था। दादाजी रायजादा का व्यक्तित्व अरमान जैसा ही था। वे बहुत सी बातें अपने तक ही रखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे अपने परिवार की बहुत परवाह करते थे। इन वर्षों में अरमान ने जीवन के उतार चढ़ाव को पहले ही देख लिया था। दादाजी रायजादा की उसके लिए चिंता असली थी। इतना ही नहीं, जैसे ही दादाजी ने सुना कि यिन यांग संप्रदाय चौधरी परिवार की ओर से अरमान के लिए मुसीबत खड़ी करने वाला है, उन्होंने तुरंत अर्जुन रायजादा को उसे सूचित करने के लिए भेजा, उसे घर आने के लिए कहा, और पूरा रायजादा परिवार उसका समर्थन कर रहा था। खून पानी से गाढ़ा होता है। अरमान उस मंजर को अपने दिल में कभी नहीं भूलेगा। अध्याय 540। ब्लैक टॉर्टोइस ब्रेसलेट को संभाल कर रखने के बाद अरमान बेसमेंट से बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो देखा कि एक पूरा दिन और रात गुजर चुकी थी। अपना फ़ोन चेक किया तो पाया कि उस पर कई मिस्ड कॉल्स पड़ी थीं। उसने कुछ पन्ने स्क्रॉल किए। ज़्यादातर नंबर अनजान थे, शायद उन मरीजों के होंगे जिन्होंने किसी न किसी तरह जुगाड़ लगाकर नंबर निकाला होगा। अरमान ने उन्हें छोड़ दिया और नीचे स्क्रॉल किया तो नजरिया गुप्ता का एक मिस्ड कॉल दिखा। उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई तो उसने वापस कॉल किया। हेलो नजरिया, क्या बात है? रिया ने फ़ोन उठाया और कहा, डॉक्टर अरमान, मेरे पापा ने आपको धन्यवाद कहा है। आपकी वजह से उन्होंने आसानी से एक और मिशन पूरा कर लिया। अब उन्हें अगले कुछ सालों तक चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। और हाँ, आपकी एक्सक्लूसिव प्रयोगशाला तैयार हो गई है। अस्पताल ने आपको 1 दर्जन असिस्टेंट भी दिए हैं। अरमान को याद आया कि उसने मिलिट्री क्षेत्र में अपने लिए प्रयोगशाला बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये सुनकर अब वह पूछे बिना नहीं रह सका, जनरल साहब का क्या मतलब है? रिया ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, पापा कह रहे थे कि आपने जो PM 2.5 से बचाने वाला च्यूइंग गम बनाया है, वो आम लोगों के लिए है। चूंकि आप ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो सांस की नली की सुरक्षा करती है, तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक नए तरह का रेस्पिरेटरी डिवाइस, सांस लेने का यंत्र बनाने में मदद करें। रेस्पिरेटरी डिवाइस? क्या ये गैस मास्क है? अरमान ने पूछा। हालांकि आज के गैस मास्क पहले से ही बहुत उन्नत हैं और ज़्यादातर जहरीली गैसों को रोक सकते हैं। बस उन्हें साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मिलिट्री के लिए तो ये स्टैंडर्ड सामान है और वो इतने बुरे भी नहीं होते। रिया ने सिर हिलाया और कहा, मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता। पापा का इरादा शायद एक ऑल वेदर, हर मौसम और स्थिति में काम करने वाला डिवाइस बनाने का है। यह न केवल जहर से बचाए बल्कि पानी के नीचे भी सांस लेने दे। और बेहतर होगा अगर ये मल्टीफंक्शनल हो। मल्टीफंक्शनल? अरमान ने ये सुना लेकिन सिर हिलाते हुए कहा, नजरिया, आपको फिर भी जनरल साहब को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। भविष्य का ट्रेंड निश्चित रूप से अब मल्टीफंक्शनल उत्पादों का नहीं, बल्कि विशेषज्ञता और बारीकी का होगा। एक ही काम में सबसे बेहतरीन होना ही भविष्य है। कुछ विकासशील और गरीब देशों के लिए ज़्यादा फंक्शन वाले मिलिट्री उपकरण स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं, जो अलग अलग तरह की लड़ाई के लिए उपयुक्त हों।
उदाहरण के लिए अफ्रीका के छोटे सरदार AK-47 जैसी बंदूकें विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह बंदूक सभी स्थितियों के अनुकूल हो सकती है, रेगिस्तान, वर्षावन, दलदल। अगर इसमें जंग भी लग जाए तो भी यह सामान्य रूप से काम कर सकती है। रखरखाव का खर्च बेहद कम है, लेकिन अमेरिकी सेना का मानक हथियार M4A1 जैसी सटीक बंदूक है। विभिन्न प्रदर्शनों के मामले में M4A1 भी अधिक उत्कृष्ट है, लेकिन क्योंकि इसका रखरखाव बहुत महंगा है, अमेरिका के अलावा दुनिया के बहुत कम देश इस मानक उपकरण को वहन कर सकते हैं। अतीत में चीन भी शायद AK-47 का प्रशंसक था, यहाँ तक कि शुरुआती टाइप 81 राइफल भी AK-47 के मॉडल पर बनी थी। लेकिन अब चीन की मिलिट्री स्टैंडर्ड राइफल, चाहे वो दिखने में हो या प्रदर्शन में, तेजी से कुछ यूरोपीय और अमेरिकी देशों के करीब पहुंच रही है। यह आर्थिक ताकत है जो राष्ट्रीय रक्षा ताकत को आगे बढ़ा रही है और उसी के हिसाब से मिलिट्री उपकरण विकसित हो रहे हैं। यही सिद्धांत चिकित्सा में भी लागू होता है। पुराने समय में चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो, पेनिसिलिन, जिसे युद्ध फिल्मों में रामबाण भी कहा जाता था, इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी। एक ही खुराक से असर होता था। लेकिन अब चिकित्सा तकनीक के विकास के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे कई एंटीबायोटिक्स लगातार सामने आए हैं। ये दवाएं मूल रूप से पेनिसिलिन से अलग नहीं हैं, लेकिन कुछ खास बीमारियों के लिए इनका असर पेनिसिलिन से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए वे उन विशिष्ट बीमारियों के लिए विशेष दवाएं बन गई हैं। विशेषज्ञता और बारीकी, यही भविष्य का ट्रेंड है। ये सुनने के बाद रिया ने एक पल सोचा और महसूस किया कि अरमान की बात में बहुत दम है, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं पापा से फिर से चर्चा करूंगी। बोलने के बाद रिया ने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, दरअसल मुझे पता है कि पापा शायद मिलिट्री के लिए नए उपकरण बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो आपके साथ मिलकर कुछ ऐसे उत्पाद बनाना चाहते हैं जो आम लोगों के काम आएं और फिर उन्हें मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के नाम पर बाहर बेच सकें ताकि मिलिट्री को कुछ कमाई हो सके। जैसा कि आप जानते हैं, दक्षिण पुणे मिलिट्री कमांड, जिसे मेरे पिता संभालते हैं, के पास पैसा कमाने के लिए वो भौगोलिक फ़ायदे नहीं हैं जो जयपुर या नॉर्थ ईस्ट मिलिट्री क्षेत्र के पास हैं। अब देश चाहता है कि सेना अपना खर्च खुद उठाए और सरकारी सब्सिडी तो बहुत छोटा हिस्सा है। ओह, तो ये बात है। ये सुनकर अरमान के चेहरे पर एक समझदार मुस्कान आ गई। मैं अब समझा। पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाओं के अलावा दक्षिणी पुणे में घने जंगल भी हैं। अगर जनरल साहब पैसा कमाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका स्वास्थ्य उत्पाद इंडस्ट्री है, हेल्थ प्रोडक्ट्स। ये सुनते ही रिया की आंखें चमक उठीं। डॉक्टर अरमान, आप सच में जीनियस हैं। बाजार में जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं वो मूल रूप से बेकार हैं, फिर भी उनकी कीमतें इतनी अधिक हैं। मुनाफा भी 10 गुना है। अगर यह आपके द्वारा बनाया गया हेल्थ प्रोडक्ट है तो भले ही कीमत थोड़ी ज़्यादा हो, मैं इसे ज़रूर खरीदूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। ओह, ऐसा क्यों? अरमान मुस्कुराने से नहीं रह सका। रिया ने अपनी आंखें सिकुड़ी और खिलखिलाकर हंस दी। दूसरे हेल्थ प्रोडक्ट्स के साथ मुझे चिंता करनी पड़ती है कि वे असरदार हैं या असली, और शायद उन्हें लेने के बाद मेरी तबीयत और ख़राब हो जाए। लेकिन आप कौन हैं? आप पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत डॉक्टर हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। क्या आपके द्वारा बनाया गया कोई हेल्थ प्रोडक्ट बेकार हो सकता है? जहाँ तक कीमत की बात है, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास पैसे की कमी है? आपने तो उस PM 2.5 वाली दवा से भी पैसा नहीं कमाया, जो कि इतना बड़ा बिजनेस था। आप वो इंसान हैं जिनका मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सम्मान करती हूँ। मेरे पापा को तो दूसरे नंबर पर रखना पड़ेगा, रिया ने बड़े आदर भाव से कहा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि नज़रिया के दिल में मेरा इतना ऊंचा दर्जा है। अरमान खुशी से हंस पड़ा। फिर उसने कहा, हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में बाद में बात करते हैं। इत्तेफाक से मैंने घर पर 100 पाउंड का फ्लैश गैनोडर्मा उगाया है। ये गैनोडर्मा अनिश्चित काल तक बढ़ सकता है और महत्वपूर्ण औषधीय सामग्री प्रदान करने के लिए एकदम सही है। मैं कुछ दिनों में अपने गृहनगर जयपुर वापस जा रहा हूँ। नज़रिया, क्या आप कृपया मेरे लिए डायरेक्टर से छुट्टी मांग सकती हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने बिना किसी कारण के छुट्टी मांगी होती तो मेरे लिए कहना मुश्किल होता, लेकिन आपने पहले ही मिलिट्री को हेल्थ प्रोडक्ट्स विकसित करने में मदद करने का वादा किया है। मुझे यकीन है कि डायरेक्टर साहब कुछ नहीं कहेंगे। अरमान मिलिट्री अस्पताल में काफ़ी आज़ाद था। वह हफ्ते में केवल 2 दिन काम करता था, अन्य डॉक्टरों की तरह नहीं जिन्हें अपना ज़्यादातर समय परीक्षा की तैयारी, पेपर लिखने और प्रमोशन की रिपोर्ट बनाने में बिताना पड़ता था। उसका ध्यान केवल औषधीय एजेंटों को बनाने पर था। अरमान अब ये भी समझ गया था कि भले ही वह सभी बीमारियों का इलाज कर सकता हो और हर दिन अस्पताल में रहे, तो एक दिन में कितने मरीज देख पाएगा? 100 या 200, हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 1000, है ना? लेकिन अगर उसने कुछ खास दवाएं विकसित की और उन्हें थोक में सप्लाई किया तो वह एक दिन में कितने मरीजों को ठीक कर सकता है? कम से कम हज़ारों को।